हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो पिछली बार हमने देखा था 2020 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, और इसके पहले का अगर आपने देखा नहीं रहेगा तो ये आई लिंक यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या लगता है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है क्या? तो हाँ, सही आंसर, मतलब पहला तो सही है स्टेटमेंट। तो आंसर ए, सी और डी में रहेगा। सेकंड देखते हैं, सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। क्या लगता है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ प्रोविजंस रहेंगे क्या ऐसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट देता है इनको डायरेक्शन करने के लिए? ऐसा स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रोविजंस प्रोवाइड करेगा क्या, क्या लगता है आपको? तो सेकंड थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। तीसरा तो सही है, पहला और तीसरा तो सही है, मतलब सी और डी में रहेगा आंसर। तो सेकंड क्या लगता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रहेगी क्या, या फिर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है टाइम टू टाइम ऐसे डायरेक्शन, उसको स्पेशल प्रोविजन देने की क्या जरूरत है? तो सेकंड तो गलत हो गया, आंसर हो गया सी। वैसे अगर आपने सेकंड गलत किया रहता तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी देखिए, ये क्वेश्चन में काफी सारे आंसर की ने गलत आंसर्स मार्क किए, तो आप मुझे बता दीजिएगा आपका क्या आंसर था, और यूपीएससी ने क्या आंसर दिया वो तो मैं बताऊंगा यार। तो ठीक है, आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कवरेज। क्या लगता है आपको, सही रहेगा ये स्टेटमेंट? होल्ड पे रखते हैं, ऑल रखा एक्सट्रीमनेस है, होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि अभी यूपीएससी भी चालाक हो गया है, ज्यादातर स्टेटमेंट्स में ऑल ही देने लग गई है, मतलब और कंफ्यूजन बढ़ गया आपका कि सही है या गलत है वो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। ठीक है, ये तो थोड़ा बहुत तो सही लग रहा है कि सभी को रेगुलर वर्किंग आवर्स देने चाहिए और ओवर टाइम पेमेंट का भी देना चाहिए, तो सभी कैजुअल जो वर्कर्स रहेंगे तो उनको तो देना चाहिए ये। सेकंड तो स्टेटमेंट सही लग रहा है मुझे, सेकंड तो सही है, मतलब ए, बी और डी में रहेगा। थर्ड देखते हैं, the government can by a notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account। अभी आपको लग सकता है इसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा है, तो बोलेंगे कि सिर्फ बैंक अकाउंट से क्यों देंगे, वाया कैश, नहीं तो अदर थ्रू भी दे सकते हैं, तो ऐसा मत मार्क कीजिएगा, मतलब थ्री गलत हो गया, आंसर हो गया ए नहीं, तो ये जरूरी है। सेकंड और थर्ड तो स्टेटमेंट सही है, मतलब बी और डी में आंसर रहेगा। अभी काफी क्लासेस ने डी आंसर दिया आंसर, कि ऑल कैजुअल्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कवरेज, तो वो गलत है, पहला वाला गलत है, आंसर हो गया बी। इसलिए आंसर की जैसा आपका क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा 2023 का, तो आंसर की चेक करते मत बैठिएगा, क्योंकि और डबल कंफ्यूजन होगा कि ये आंसर है कि ये आंसर है, और कुछ कुछ क्लासेस वालों ने तो सीधी तरह दिया है ए और सी ऐसा, मतलब ए और डी कुछ भी रहेगा आंसर। तो दो दो ऑप्शन दिया है, तो अब फिर आप क्या मार्क करोगे, ये सही या गलत क्या मार्क करते बैठोगे? और उसमें अगर आपका स्कोर एकदम एज पे रहा तो और डिफिकल्टी हो जाती है, इससे बेटर है आप सीधी तरह इसे निगलेक्ट करिएगा और अपने मेंस प्रिपरेशन को लग जाइएगा 2-3 दिन का गैप लेके। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। देखिए, इसके पहले के भी हमने क्वेश्चन देखे थे कि इसमें बोला था कि करेंसी फॉल हो रही है तो आप क्या स्टेप्स उठाने चाहिए गवर्नमेंट ने, या फिर अभी देखिए इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है तो क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। तो इकोनॉमी के देखिए कॉज इफेक्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा बढ़ रहे हैं अभी, और इवन कंसेप्चुअल तो है ही वैसे भी, तो उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए अभी के प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, अब इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है तो उसके लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, तो पहला क्या है, कट इन टैक्स रेट्स अकोमोडेट बाय इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। क्या लगता है आपको, अभी रिसेशन का मतलब क्या होता है, क्या लगता है आपको? देखिए, रिसेशन आ रहा मतलब लोग खर्चा नहीं कर रहे, लोग खर्चा नहीं कर रहे मतलब मनी सप्लाई कम है, तो मनी सप्लाई बढ़ाने का क्या सोर्स रहेगा उसके रिगार्डिंग हमें सब स्टेप्स उठाने चाहिए, तो ये क्लियर हमको फटक से याद आना चाहिए कि ये स्टेप्स उठाने चाहिए मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए। तो मनी सप्लाई बढ़ेगा क्या, टैक्स रेट कट करने से? थोड़ा सा बढ़ सकता है, पर अगर टैक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो ये मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे इंक्रीज कर रहे हैं, थोड़ा सा खर्चा कर रहे हैं, मतलब खर्चा करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ठीक है बी हो सकता है। इंक्रीज इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो देखिए ये भी वैसा ही बात हुई, टैक्स रेट बढ़ा रहे तो आपका जो एक्सपेंडिंग है वो भी कम हो रहा, और रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कम करके भी क्या फायदा है अगर टैक्स रेट ही बढ़ा रहे, तो मतलब इक्वली हो गया, मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, सी भी नहीं है। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ये क्या बात हुई, अगर कम करने लग गए तो उल्टा और रिसेशन बढ़ जाएगा,
तो क्या होगा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। तो 3 का बी आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अदर थिंग्स रिमेन्ड अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ। अभी देखिए, बाकी सब जो चीजें हैं वो अनचेंज किया, मतलब फिक्स किया, और जो मार्केट डिमांड है एक गुड की, वो कब बढ़ेगी, तो वो क्वेश्चन है। अगर प्राइस उसकी सब्स्टिट्यूट की इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। क्या लगता है आपको? अभी समझो एक किटकैट है और दूसरा डेयरी मिल्क है। समझो ये एक गुड़ की बात कर रहे हैं और किटकैट के प्राइसेस बढ़ गए, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी क्या? क्या लगता है आपको? तो हाँ, बढ़ेगी, क्योंकि इसके प्राइसेस बढ़े तो ये दोनों कंपटीटर है, तो इसकी बढ़ गई तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, मतलब पहला तो सही ऑप्शन है। सेकंड देखते हैं, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। अभी देखिए, प्राइस अगर उसकी इंक्रीज हो गई तो उसकी गुड़ की जो मार्केट डिमांड है वो बढ़ेगी क्या? तो नहीं, सेकंड तो नहीं है। आंसर ए और सी में, मतलब 3 पर है पूरा क्वेश्चन। द गुड इज इंफीरियर गुड एंड इनकम इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेस। तो देखिए, पहली बात तो आपको पता चलना चाहिए कि इंफीरियर गुड मतलब क्या रहता है। तो इंफीरियर गुड क्या रहता है? ये जो गुड्स रहते हैं वो डिमांड में तब रहते हैं जब इनका जो कंज्यूमर्स का जो इनकम है वो कम रहे, मतलब थोड़ा सा कम इनकम वाले ये ज्यादा खरीदते हैं, तो इंफीरियर गुड वो होता है। तो अगर इनका कंज्यूमर्स का इनकम ही बढ़ गया तो इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ेगी क्या? तो नहीं, उल्टा कम होगी, क्योंकि दूसरा गुड्स लेंगे ना। अगर आपका इनकम बढ़ गया तो आप डाइट थोड़ी जो पहले खाते थे वो खाओगे, थोड़ा सा न्यूट्रिशनल और थोड़ा महंगा वाला डाइट खाओगे ना। तो इसलिए तीसरा तो नहीं है, तीसरा नहीं है। आंसर हो गया ए, 1 और 4। और चौथा तो है प्राइस फॉल्स, तो है ही, क्योंकि अगर किसी गुड की प्राइस नीचे गिर जाते तो मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी। तो देखिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये पूरा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। क्या लगता है आपको, रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, पता नहीं। दे आर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। क्या लगता है आपको, कोई आइडिया है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, पहली बात तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, और ये बोला है कि दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स एंड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या बात है कि लोकल बोर्ड रेगुलेट करेंगे और इसका सेटअप किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट होता? ये थोड़ा खटक रहा है। पहला स्टेटमेंट ही थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, क्योंकि देखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के रिगार्डिंग आपको पता रहेगा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स किससे रेगुलेट करे जाते हैं? जनरली स्टेट रजिस्ट्रार से करे जाते हैं, तो लोकल बोर्ड्स द्वारा तो नहीं होता है। तो पहला तो गलत हो गया, आंसर हो गया बी। तो ये दो तो है ही, मतलब ये क्वेश्चन पूरा रिलाई कर रहा था इस पे कि आपको पता है या नहीं कौन सुपरवाइजर रेगुलेट करता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ठीक है, डिफिकल्ट साइड में था थोड़ा क्वेश्चन, बोलूंगा मैं। देखिए, डिफिकल्टी बढ़ने वाली है, क्योंकि आपको अभी कंपटीशन भी बढ़ गया, तो डिफिकल्टी बढ़ने के बाद ही आपको पूरा क्रीम मिल जाएगा। 5 लाख में से तो आपको सिर्फ 15,000 या फिर 13,000 ही बच्चे लेने हैं, तो उसका समझ सकते हो आप कितना फिल्टर होके आएगा। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए आपके जो बेसिक्स है वो काफी स्ट्रांग रहने चाहिए। अभी ऐसा भी नहीं रहा कि सिर्फ कंसेप्ट, अभी फैक्ट भी पूछ रहे हैं। देखिए, अब इकोनॉमिक्स का ही सेक्शन देख लीजिए। अब सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है, अभी इंडियन गवर्नमेंट यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आपको अगर पता है, आइडिया कंसेप्ट है, तो देख लीजिए, क्योंकि देखिए आगे समझ में आ जाएगा। एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, एक्शन ऑफ द आरबीआई, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। तो किससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं ये गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स? तो क्या लगता है आपको? तो सभी एक्शन जो रहेंगे फेडरल रिजर्व के या फिर आरबीआई या फिर इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, तो सभी का असर पड़ता है बॉन्ड यील्ड्स पे। अभी बॉन्ड यील्ड पे आगे शक्यता ज्यादा है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की, तो बॉन्ड यील्ड पर अच्छे से आपकी तैयारी होनी चाहिए कि 2023 में इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछते हैं। अभी बॉन्ड यील्ड के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिएगा कि अगर बॉन्ड यील्ड की प्राइस बढ़ गई तो उसका जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसका क्या हो सकता है, तो इफेक्ट क्या होगा। कॉज इफेक्ट बेसिस पे आपको पढ़ाई करना है इस पे। इवन बॉलीवुड की डेफिनेशन आपको पता नहीं तो आपको बस देखना चाहिए। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है? ये सब चार तो दिया है। विच ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन एफडीआई। अभी देखिए, एफडीआई पे क्वेश्चन पूछा, पिछले साल भी एफडीआई पे पूछा था। एफडीआई का सिंपल मीनिंग पूछा था। अभी देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो पूछा है। देखिए कितना थोड़ा सा स्पेक्ट्रम बढ़ाते जा रहे हैं एफडीआई का। अभी एफडीआई पूछा, मतलब एफआईआई का भी पूछ सकते हैं ये आगे। 2022 में एफआईआई का भी पूछ सकते हैं या फिर 2023 में भी पूछ सकते हैं।
तो ऐसा स्टडी होना चाहिए, थोड़ा डाइवर्सिफाई रखिए अपनी स्टडी को। इवन एफडीआई के साथ साथ और कौन से टर्म्स आते हैं उसका भी थोड़ा सा पढ़ाई करना चाहिए। अब इसमें क्या क्या आता है वो देखते हैं हम। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आते हैं क्या इसमें? एफडीआई में क्या लगता है आपको? तो आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस। आपको लग सकता है ये आ सकता है ना? क्योंकि देखिए आप बोलोगे एफआईआई कैसा आ गया एफडीआई में, है ना? ये एफआईआई है, पर इधर देखिए विद सर्टेन कंडीशंस बोला है। तो देखिए एफआईआई का क्या क्राइटेरिया है? 10% से कम रहता है, और एफडीआई का 10% से ज्यादा रहता है। तो अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस रही तो उसमें कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, तो चांसेस ज्यादा है इसके राइट होने के। 1 2 तो है, मतलब आंसर तो इधर ही हो रहा है। पर फिर भी हम देखते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, तो ये भी है। नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, तो ये तो नहीं है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट नहीं आ सकते इसमें। मतलब ये एनआरआई का है, और एनआरआई कैन इन्वेस्ट इन शेयर्स, जो भी रिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट रहेगी, स्टॉक एक्सचेंज रहेगी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रूट के थ्रू, तो उसमें से कर सकते हैं एनआरआई। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स आ सकते हैं, मतलब 1 2 3 तो रहने चाहिए। तो आंसर हो गया 1 2 3। देखिए ये जो टर्म्स है इसके रिगार्डिंग में आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहनी चाहिए कि ये क्या है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या रहते हैं, एफआई क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या है। हर एक टर्म के ऊपर आपका कमांड आनी चाहिए, स्पेशली इकोनॉमिक्स की इसमें, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा बच्चे डरते ही है, क्योंकि थोड़ा सा अलग ही सब्जेक्ट है वो। पर इंटरेस्टिंग है, अगर आपको समझ में आ गया तो काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरी। देखिए करेंसी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन, आरबीआई, ये बॉन्ड यील्ड्स, इसके इर्द गिर्द सीआरआर एसएलआर, इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए अभी डिवैल्यूएशन का पूछा है, अगर करेंसी डिवैल्यूट होती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा नेसेसरीली। जरूरी है कि वो होना ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट की टर्म। नेसेसरी होना चाहिए, मतलब अगर वो होता है, मतलब अगर समझो, समझ गया, नेसेसरीली इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखते हैं, इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट्स। क्या लगता है आपको? कि डिवैल्यूएशन हो गया तो इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाते हैं? तो हाँ, बढ़ता है। तो पहला तो होना चाहिए, ए और बी में आंसर रहेगा, करेक्ट पूछा है। मतलब 1 2 में देखते हैं, 3 तो देखने की जरूरत नहीं। इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस जरूरी नहीं, नेसेसरीली बोला है तो जरूरी नहीं है। थोड़ा ट्रेड बढ़ सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि ट्रेड बैलेंस से आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो तीसरा नहीं। देखिए नेसेसरीली का कितना फर्क पड़ता है, अगर आप ये नेसेसरी शब्द निकाल देते तो ये भी सही होता, पर ये तो ऑप्शन भी नहीं दिया, फिर भी आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, 3 नहीं है, मतलब ए और बी में ही आंसर है। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, क्या लगता है आपको? तो देखिए डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? अभी ये करेंसी है अपनी, समझो रुपी है और ये डॉलर है। तो रुपी की जो वैल्यू है अभी 70 थी तो 75 हो गई, तो ये डी वैल्यू हो गई, मतलब इसका जो वैल्यू था वो गिर गया। अभी आपको लगेगा गिर गया मतलब 69 होना चाहिए, तो ऐसा नहीं, 69 हो गया तो ये स्ट्रांग हो रहा। जितना नीचे जाएगा उतना स्ट्रांग होता है। तो अभी जितना बढ़ेगा उतना चीप होते जाएगा। जो डॉलर का जो भी प्रोडक्ट रहेगा, समझो अभी $1 में वो चीज आ रही तो ज्यादा डॉलर में, मतलब $1 में वही चीज ज्यादा आएगी। तो इसकी वजह से जो कॉम्पिटिटिवनेस है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स का वो बढ़ जाएगा फॉरेन मार्केट्स में। तो इसका असर, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये कैसी बात होगी? उल्टा डिक्रीजेज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अभी देखिए कुछ कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे रहते हैं कि आपको डिफिकल्ट हो जाता है कि इसमें क्या इमेजिन क्या करे। तो कुछ कुछ टर्म्स को आप सीधा अपोजिट वर्ड्स के साथ रिप्लेस करके देख लीजिएगा कि आपको सही लग रहा है क्या वो वर्ड। तो क्या लगता है आपको? तो डिवैल्यूएशन विल नॉट इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, तो सेकंड तो नहीं है, आंसर हो गया ए। तो ये एक थोड़ा सा छोटी सी ट्रिक थी कि आप थोड़ा सा अपोजिट वर्ड्स डाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी देखिए कौन से ऐसे ब्लैक मनी का क्रिएशन है, उसका इफेक्ट इंडिया के लिए काफी डेंजर कॉज है, थोड़ा चिंता करने का। तो क्या रह सकता है? डायवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल इस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग, क्या लगता है आपको रहेगा ये? ठीक है, देखते हैं आगे, हो सकता है, पता नहीं। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीशियस स्टोन्स ज्वेलरी गोल्ड, इससे नुकसान होगा क्या अपने इंडिया को अगर ये जो ब्लैक मनी है इसमें आ गया तो? देखिए प्रीशियस जो स्टोन्स ज्वेलरी गोल्ड है वो तो हाई क्लास ही अर्न करते, मेजरली हार्डली आई गेस 10 to 15% जो पॉपुलेशन है वही अर्न करेगा। तो इसके ऊपर मेजर कॉस्ट तो नहीं होगा वरी का, सेकंड तो नहीं होना चाहिए।
पहले को भी थोड़ा सा चांसेस कम ही है, पर फिर भी ये रियल इस्टेट थोड़ा लग्जरी हाउसिंग पर देखिए, डायवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल इस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। रियल इस्टेट बोल सकते हैं कि थोड़ा प्राइसेस बढ़ सकते हैं, पर रियल इस्टेट वो भी थोड़ा सा आई गेस 40-50% लोग ही लेते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम, तो उससे भी कम रहेगा परसेंटेज। पर लग्जरी हाउसिंग का तो और भी कम होता है, आई गेस 10% के भी नीचे आएगा। तो इसके ऊपर भी मेजर कॉज ऑफ वरी का चांसेस कम है, ए और बी तो नहीं है। सी देखते हैं, लार्ज डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। अभी ये मेन कॉज ऑफ वरी हो सकता है कि अगर ब्लैक मनी इनमें आ गया तो चांसेस कम है। क्या वरी कर सकते हैं, देखते फोर्थ देखते, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन। अभी देखिए, टैक्स इवेजन की बात करेंगे, इसमें ऐसा कुछ ऐसा टर्म ही नहीं यूज किया, ये भलते ही अलग ही डायमेंशन में आपको सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि ये देखो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। पर मेजर कॉज ऑफ वरी क्या हो सकता है, टैक्स इवेजन ही इंपॉर्टेंट है इसमें। क्योंकि टैक्स इवेजन हो रहा है मतलब जो स्टेट है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो उनको टैक्सेस न भरने की वजह से आपके पास मनी इनफ्लो ही कम हो रहा है, तो लॉस ऑफ रेवेन्यू हो सकता है टू द स्टेट एक्सचेकर। तो ये सबसे बड़ा मेन कॉज ऑफ वरी हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो आंसर क्या हो गया, 9 का डी। 10th क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन दिस इफेक्ट। अभी देखिए इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी क्या हो सकता है उसका इफेक्ट्स में। तो ये तो, अगर आपको पता है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग सबसे बेकार इन्फ्लेशन क्या हो सकता है, तो एक चीज याद रखिएगा, कभी भी जो गवर्नमेंट है वो नोट छाप के आपको नहीं दे सकती। सीधा आपको बोलोगे तो ये तो नोट छापने की मशीन है अपने पास, तो आपको सिर्फ नोट छाप के आपको देना चाहिए। अगर आपको नोट छाप के दे देगी, तो जो नॉर्मल जो गुड्स रहेंगे, तो उसका भी सप्लाई बढ़ना चाहिए ना। अगर आपको समझो हर एक के अकाउंट में 1-1 लाख आ गए फटक से, हर एक 140 करोड़, आई गेस 142 करोड़ हो गए, चाइना को भी सरपास किया अभी। तो 142 करोड़ के पास 1-1 लाख आ गए, तो जो नॉर्मल गुड्स है उसका भी प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, तो उस पेस पे तो नहीं बढ़ रहा। मतलब जो गुड्स है वो वहीं पर है, तो इसकी जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ेगी, मतलब जो भी गुड्स रहेगी उसकी जो प्राइसेस है, इन्फ्लेशन है, वो बहुत बुरी तरह बढ़ जाएगा। आई गेस वेनेजुएला में आई गेस 500% तक, 500 टाइम्स इन्फ्लेशन हो गया था। मतलब एक चीज अगर 1 रुपए को मिल रही थी तो वो 500 को मिल रही थी, समझ सकते हो आप। तो इसका इफेक्ट इतना बेकार हो सकता है, तो ये मोस्ट इन्फ्लेशनरी तो वही हो सकता है। नीचे से देखते, क्रिएटिंग अ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। क्या लगता है आपको, आंसर यही हो गया, क्रिएटिंग न्यू मनी ही बात कर रहे हैं। अगर हम वही सोच रहे थे, अगर जो डेफिसिट है हमारे उसको ही फाइनेंस करते बैठे तो आराम से हो जाएगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो आंसर इधर ही हो गया। पर फिर भी हम देखते बाकी के, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू द फाइनेंस ऑफ बजट डेफिसिट। ये अच्छी बात है, मतलब वैसे वैसे भी हम बोरोइंग ही कर रहे हैं। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू द फाइनेंस ऑफ बजट डेफिसिट, ये भी सही है, कर सकते हैं। ये मोस्ट इन्फ्लेशनरी, ये भी इन्फ्लेशनरी है, दोनों भी इन्फ्लेशनरी, पर इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है ये। रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, ये तो अच्छी बात है, इन्फ्लेशनरी की बात ही नहीं आती। तो ठीक है, आंसर क्या हो गया, डी। 11 क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 क्या है, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखिए मनी मल्टीप्लायर फिर से पूछा, मनी मल्टीप्लायर 2020 में भी पूछा था, अभी 2021 में भी पूछा। तो आपको पता रहेगा इसका आंसर क्या रहेगा, कि मनी मल्टीप्लायर मतलब क्या, मनी सप्लाई कब बढ़ेगा। अभी मनी सप्लाई बढ़ने के बाद ही मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अभी डिक्रीजेस पूछ सकते हैं, इसकी कंसेप्ट आपको याद रही, मतलब आपको पता है कंसेप्ट क्या है, तो इंक्रीजेस आने, डिक्रीजेस आने, स्टैग्नेंट रहने, कुछ भी आने दे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या रखता है, सीआरआर इन द बैंक बढ़ने से होगा क्या, जैसे मैंने आपको बताया सीआरआर बढ़ने से और मनी सप्लाई कम होगा, तो ये तो नहीं। एसएलआर बढ़ने से भी नहीं। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, देखिए ऑप्शन में भी चेंज नहीं किया, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है, वैसे ऑप्शन ही दे दिए गए, मतलब कुछ ऐसा कुछ कष्ट भी नहीं उठा है कि ऑप्शंस को भी ऊपर नीचे करें। आंसर हो गया सी, 11 का सी है। ठीक है, 12 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इन्फ्लेशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या रह सकता है आपको अभी पता रहेगा तो ठीक, तो फिर भी देखते हैं हम क्या रह सकता है। इसमें बोला है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसकी वजह से कॉज हो सकता है या फिर इंक्रीज हो सकता है, एक्सपांशनरी पॉलिसीज, फिजिकल स्टिमुलस, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, हायर परचेसिंग पावर, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो किसकी वजह से हो सकता है, क्या लगता है आपको। तो एक्सपांशनरी पॉलिसीज मतलब क्या, ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ने से तो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, भले डिमांड पुल पता नहीं, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही ना। तो ए तो होना चाहिए, ए मतलब ए सॉरी 1 होना चाहिए, 1 सी और डी। तो ये तीनों में तो होना ही चाहिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या, 1 2 1 2 1 2। 4 है क्या, नहीं है, 5 दोनों में है, मतलब तीनों में तो कॉमन 2 ही है, मतलब 2 तो रहना ही चाहिए, फिजिकल स्टिमुलस भी सही है। 3 क्या लगता है, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। तो उसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अभी देखिए यहाँ पर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, डिमांड पुल का मतलब क्या है, तो इन्फ्लेक्स इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, मतलब इन्फ्लेशन को अटैच जो
वेजेस रहते तो उसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है क्या, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए सीधे तर। तो नहीं, तीसरा तो नहीं है। आंसर हो गया ए, 1 to 4। हायर परचेजिंग पावर से भी हो सकता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड कब बढ़ सकती है इन शॉर्ट? एक्सपांशनरी पॉलिसी से, हाँ। फिस्कल स्टिमुलस से, हाँ। इन्फ्लेशन का कुछ सवाल नहीं आता, इंडेक्सिंग वेजेस का। तो थ्री तो नहीं। इवन राइजिंग इंटरेस्ट रेट से भी नहीं डिमांड बढ़ेगी। किससे बढ़ेगी? तो ये तीन है। ठीक है, 1 to 4। कॉस्ट पुल, डिमांड पुल, जो भी अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन उसके रिगार्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। बस पढ़ के ऐसा मत याद कीजिएगा हाँ इसकी ये डेफिनेशन थी, ऐसा नहीं। देखिए अभी इसका डायरेक्ट इफेक्ट ही पूछा, कॉस्ट पूछा, इफेक्ट पूछ सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स और एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। तो अभी तो फिलहाल हो सकता है ट्रेजरी बिल्स में रिटेल इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड डेट बॉन्ड्स के भी प्राइमरी मार्केट्स में कर सकते हैं। तो पहला तो सही होना चाहिए। ये भी सीधा आंसर। तो इस पर आ गया 50-50 पे। तीसरी को देखने की जरूरत भी नहीं है। आप श्योर शॉट हो इसमें तभी आप मार्क कीजिएगा। सेकंड देखते, द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी आपको पता है नहीं पता है, ठीक है, आप रिस्क उठा सकते हो 1 और 2 में। तो आंसर है इसका क्या? बी, 1-2। तो ये सही है। ठीक है। आई गेस ये थोड़ा सा न्यूज में था तब की बात है ये। 14 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, वाटर क्रेडिट क्या है? इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। ठीक है, पता नहीं, हो सकता है। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड बैंक। क्या लगता है आपको? ठीक है, होल्ड पे रखते हैं, नहीं पता। इट एम्स टू एनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। ठीक है, वाटर क्रेडिट रह सकता है। तो ये तो होना चाहिए। पुअर पीपल को वाटर नीड्स देने के लिए सब्सिडीज की ऊपर जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो थ्री तो होना ही चाहिए। बी, सी और डी में आंसर। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। तो हाँ, ये सही है। पहला और तीसरा तो रहना चाहिए, मतलब सी और डी में आंसर रहेगा। तो इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक। ये चांसेस अभी देखिए 50-50 पे आ गए। अभी आपको अगर कुछ आइडिया रहेगा तभी भी आप रिस्क उठा सकते हो। ठीक है। आंसर क्या है? ये सेकंड तो गलत है। और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वाटर क्रेडिट। एक ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था water.org ने, तो उसके जैसे ही कुछ चर्चे में था तब। तो सेकंड तो नहीं है, सी आंसर हो गया। 15 क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको पता रहेगा, जो आरबीआई वो लेंडर का लास्ट रिसोर्ट है। तो ये कब रेफर किया जा सकता है? तो लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या लगता है आपको? ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए आरबीआई खड़ी है क्या? नहीं, पहला तो नहीं है। तो टू टू और थ्री इसमें है। सेकंड देखते हैं, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस। देखिए बैंक्स के लिए रहेगी ना आरबीआई। ये ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए कब से जरूरत पड़ेगी? तो टू तो है ही वैसे भी। लेंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट्स। अभी देखिए, ये बात देखिए, अभी हमने पिछले देखा था कि फाइनेंस बजट डेफिसिट को करना इन्फ्लेशन के लिए हानिकारक है। तो ये आरबीआई का बैंक का काम ये रहेगा कि जो गवर्नमेंट रहेगी उनको फाइनेंस करना, वो भी उनकी डेफिसिट्स को। क्या लगता है, पे रोल रहेगा क्या? आंसर हो गया बी। 16 देखते हैं। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस constitutes a tool available for promoting the adoption of। ठीक है, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस क्या रह सकते हैं देख लीजिए। एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। अभी देखिए आपको ये पता रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा, नहीं तो आप हवे में तुक्केबाजी मारने जाओगे तो सीधी तरह गलत हो जाएगा। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ, अभी देखिए बहुत बड़े बड़े टर्म्स दिए इन्होंने। वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अभी आपको पता है क्या कुछ R2 कोड किसके लिए रहेगा? अभी लग सकता है रिसाइकलिंग के रिगार्डिंग रह सकता है कुछ ना कुछ। तो अगर ऐसा भी जुगाड़ लगा सकते हैं, पर ये भी डिफिकल्टी है क्योंकि R2 का मीनिंग जरूरी नहीं कि रिसाइकल ही हो। इसलिए आंसर ही होगा। बहुत रेयर चांसेस है इसके R2 के। फिर भी अगर बहुत ज्यादा ही कम अटेम्प्ट है तो ऐसा रिस्क उठा सकते हो। और मेरे हिसाब से ऐसा रिस्क नहीं ना उठाना ही बेहतर है। आंसर है इसका ए। ठीक है। 17 देखते हैं। वाई इज देयर कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। तो ठीक है, कंसर्न क्यों है? दे में रिलीज लीथल quantities of carbon monoxide into environment हो सकता है। कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हेवी मेटल्स इनटू एनवायरनमेंट हो सकता है। दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूंट हो सकता है। तो क्या लगता है आपको?
तो आपको लगेगा वन डी 1 2 3 आंसर राइट है, नहीं, पहला वाला गलत है, क्योंकि दे में रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट, ये नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं देता है। तो ये डिफिकल्ट साइड में था क्वेश्चन, आपको लग सकता है फ्लो फ्लो में सही तो है, आंसर ये होगा, आंसर हो गया बी। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है, हो सकता है। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, हो सकता है। इट कॉजेज सल्फर एमिशंस इनटू एनवायरनमेंट, हो सकता है, आंसर हो गया डी। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ब्लू कार्बन? ब्लू कलर का कार्बन मतलब क्या है? ब्लू कलर रहेगा ना, क्या रह सकता है? कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, हो सकता है। कार्बन सिक्वेस्टर्ड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर सॉइल, चांसेस कम है। कार्बन कंटेंट इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, ब्लैक कार्बन बोल सकते हैं इसे। कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ये भी हो सकता है, ब्लू कार्बन नहीं। क्या लगता है आपको, ब्लू कार्बन क्या रहेगा? आंसर है ए, कोस्टल, मतलब जो कार्बन कैप्चर किया जाता है ओशंस और कोस्टल सिस्टम में, तो उसे ब्लू कार्बन कहा जाता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखते हैं। इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल, मतलब बिना सॉइल के कौन सर्वाइव कर सकता है ऊपर जनरली नेचर में? फर्न, लाइकेन, मॉस, मशरूम। आपने अगर बायोलॉजी के एनसीईआरटीज पढ़े रहेंगे तो ठीक है, बायोलॉजी बोल रहा हूँ, साइंस के एनसीईआरटीज, तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, ये पहले होते क्या आपको पता नहीं रहेगा। तो ठीक है, क्या लगता है आपको आंसर क्या रहना चाहिए इसमें? फर्न, लाइकेन, मॉस, मशरूम। तो लाइकेन आपको पता है, algae और फंगाई का मिक्सचर है, तो ये दोनों भी अगर मिल गए तो ये दोनों एक दूसरे का साथ दे के मस्त बना सकते हैं, तो सॉइल की जरूरत नहीं रहती इनको, तो टू तो रहना चाहिए। आंसर बी और सी में। मॉस, मॉस का भी वैसा ही है, एक जगह पर रुक गया तो पत्थर के ऊपर भी आ गया था, तो उसको सॉइल की जरूरत नहीं है मॉस का भी। तो आंसर हो गया सी, 2 एंड 3। अभी देखिए मशरूम को तो सॉइल की जरूरत रहती है, तो 4 तो नहीं रहना चाहिए। और फर्न भी, फर्न को भी सॉइल की जरूरत लगती है। ठीक है, 21 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट? देखिए, मच्छर भगाने के लिए क्या रिपेलेंट यूज करना चाहिए? वैसे भी मच्छर आजकल बहुत बढ़ गए हैं गर्मी की वजह से। एक तो गर्मी की वजह से हम चद्दर भी ओढ़ नहीं सकते, चद्दर ओढ़ी तो गर्मी हो रही, और चद्दर निकाल लिया तो मच्छर मस्त भाई की पार्टी कर रहे, कान क्या इधर आके, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा रहेगा। ठीक है, नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट कौन सा है? कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास, नट ग्रास। ये क्या क्वेश्चन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर फिर भी आपको क्या लगता है इसमें से क्या आंसर रहेगा? लेमन ग्रास, चलो मार्क करते हैं। क्या लगता है? मैंने लेमन लेमन ग्रास मार्क किया, आपको क्या लगता है कौन सा आंसर रहेगा? आंसर है लेमन ग्रास। ठीक है, 22 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी ऑर्गेनिज्म दिए हैं, कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, फोरामिनिफेरा। अभी ये दोनों ने आपको पढ़ा रहेगा, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन ऑफ ओशंस। ओशंस में प्राइमरी प्रोड्यूसर के तौर पर कौन काम करता है फूड चेन में ओशंस? तो क्या लगता है? साइनोबैक्टीरिया तो मैंने सुना था, इवन डायटम्स भी सुना है। 2 एंड 3 आंसर है इसका। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी रहेगी तो इसमें से आ जाएगा आपको। ठीक है, इवन जो आई गेस 10th की आईसीआईसी बोर्ड है उसके लास्ट के जो 4 चैप्टर है उसमें दिया है ये, तो ये आप पढ़ सकते हो उसमें से, बेसिक कंसेप्ट है उसमें, अच्छे से दिया है उन्होंने। तो 22 का भी आंसर हो गया। 23 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, hedgehog, marmot, pangolin, to reduce the chance of being captured by predator, which of the above organism roll up and protects its their vulnerable parts? अभी देखिए कौन सा एनिमल ऐसा है जो सीधा रोल होता है और सीधा भागने को दौड़ता है? तो हेजॉग है, पैंगोलिन आपने देखा रहेगा, तो पैंगोलिन तो होना ही चाहिए, तो 3 तो है। क्योंकि जो अगर आप ये पढ़ते रहोगे एनवायरनमेंट, तो उसमें चाइनीज पैंगोलिन, इंडियन पैंगोलिन, आगे चाइनीज पैंगोलिन इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, दोनों में से है कोई तो ठीक है, पैंगोलिन तो है, गोल होके भागता है। अभी हेजॉग है क्या, क्या लगता है आपको? तो है, हेजॉग है, डी आंसर है इसका। अगर आपको 3 पता है तो आप 50-50 में से मार्क कर सकते थे। मैरमट नहीं है। ठीक है, ये रोडेंट है, तो ये तो नहीं है। 24 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट के रिगार्डिंग रहेगा कुछ ना कुछ का। इट वाज फर्स्ट एंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014, पता नहीं, हो सकता है। इट एंडोर्सेस अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, हो सकता है, पता नहीं। इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, ये थोड़ा डाउटफुल है, लीगली बाइंडिंग कैसे हो सकता है? आंसर इस पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे। इट इज एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज, हो सकता है। इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन, हो सकता है। तो 135 या 124, ये दोनों में लग रहा है मुझे। तो आपको क्या लग रहा है, लीगली बाइंडिंग रहेगा कि नहीं?
क्या लगता है? तो नहीं है लीगली बाइंडिंग। आपने इसके रिगार्डिंग पढ़ा रहेगा तो ही आ सकता है, वैसा आपको डिफिकल्ट जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना अगर कुछ भी आइडिया नहीं है। तो 3 तो नहीं है आंसर। अभी 2 और 5, 5 है क्या? 5 भी आपको लग सकता है, 5 रहना चाहिए आंसर, बी मार्क पर के बाद आंसर है ए। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट साइड में था, आपको लगेगा इंडिया रहना चाहिए सिग्नेटरी, वन ऑफ इट सिग्नेटरी रहना चाहिए इंसेप्शन पे, तो नहीं है। 25 क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स का सोर्स पूछा है इन शॉर्ट। अभी देखिए डिकोड करने आना चाहिए। अभी ये टर्म पढ़ के आपको लगेगा ये क्या भलता ही पूछा है। तो देखिए मैग्नेटिक पार्टिकल्स किससे सोर्स रह सकते हैं इनका? ब्रिक्स ऑफ वाटर व्हीकल्स, इंजिन ऑफ मोटर व्हीकल्स, माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम्स, पावर प्लांट, टेलीफोन लाइंस, किसमें से मैग्नेटाइट पार्टिकल्स निकल सकते हैं ये आपको बताना है। तो 99% या फिर 100% ये बोल दीजिए, सभी ने आंसर इसका डी दिया है। बहुत लोगों ने आंसर डी भी मार्क किया रहेगा, सभी में से आता रहेगा ऐसा लगा रहेगा, पर नहीं, आंसर क्या पता है आपको? 1 2 4 माइक्रोवेव स्टोव्स और टेलीफोन लाइन से नहीं निकलता है इनकी, इनका ऐसा मानना है यूपीएससी का। तो ठीक है, बी आंसर इसका। ऐसे क्वेश्चंस में भी जरा सतर्क रहे, ठीक है, सावधान इंडिया। 26 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिल्टर फीडर? फिल्टर फीडर आपको पता है, आपने अगर फिश टैंक देखा रहेगा तो एक एक मछली चिपक के ऐसे हवा करते रहती है देखो, तो वो एक फीडर कैट रहती है, जनरली क्लीन कैट करने वाली है। तो कैट फिश है, ऑक्टोपस है, ऑयस्टर है, पेलिकन है। अभी फिल्टर फीडर बोला है, ये फिल्टर का कुछ संबंध नहीं आता है, फीडर का भी मतलब ये ऐसे ही अलग कंटेक्स्ट में बात कर रहा था मैं। तो ये फिल्टर कौन करता है? कैटफिश, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस करता है क्या? नहीं, मतलब फिल्टर करने का काम तो नहीं करता ऑक्टोपस। पेलिकन भी नहीं, चांसेस कम है। कैटफिश का तो सवाल ही नहीं, सिर्फ तैरती हो। तो ए भी तो नहीं है। ऑयस्टर देखिए हो सकता है, क्योंकि ये क्लीन करना पड़ता है उसे, अगर कोई इम्प्योरिटी अंदर जाती है तो उसके ऊपर वो अपने जो भी कार्बोनेट एलिमेंट्स है वो डाल डाल के उसका मोती बना देता है। तो ऑयस्टर के चांसेस ज्यादा है क्लीन करने के। अगर मैंने आई गेस कौन सा तो एक्सपेरिमेंट देखा था, एक पॉन्ड था तो उसमें काफी ज्यादा डर्टी वाटर था, उसमें ऐसे ऑयस्टर रख दिए थे उन्होंने, 4 5 ऑयस्टर रख दिए थे, वो पूरी तरह क्लीन किया था, ऑलमोस्ट 90% क्लीन दिख रहा था वो, एक डर्टी वाटर के कंपैरिजन में। तो ऑयस्टर का ये रोल था। 26 का सी आंसर। 27 देखते हैं। इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो जियो केमिकल साइकिल? अगर आपने पढ़ा रहेगा तो ठीक है, आपने आई गेस एनवायरमेंट में पढ़ा ही रहेगा बायो जियो केमिकल साइकिल्स, ये सभी साइकिल्स आपने पढ़े रहेंगे। द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल। अभी ये देखिए रॉक्स में कौन से एलिमेंट का रह जाना संभव रह सकता है? अगर रॉक्स का विदरिंग हो गया तो उसमें से कौन सा एलिमेंट बाहर निकल सकता है, ये आपको लॉजिक लगाना चाहिए, साइकिल का छोड़ दीजिए। बेसिक कंटेक्स्ट में आप थोड़ा सा इसको तोड़ के पूरा बेसिक पे लेके जाइए कि अभी देखिए इन्होंने बोला है मेन फोकस इनका तो ये इधर दिख रहा है कि वेदरिंग रॉक से कौन सा मेन सोर्स ऑफ रिलीज हो सकता है न्यूट्रिएंट साइकिल में। फिर ठीक है, साइकिल हो गया। कार्बन निकल सकता है क्या रॉक से? क्या लगता है आपको? नहीं। नाइट्रोजन? नहीं। फॉस्फोरस नहीं तो सल्फर, सल्फर रहेगा। क्या लगता है आपको, सल्फर निकलेगा या फॉस्फोरस निकलेगा? तो ये दोनों में लग रहेगा आपको, तो क्या लगता है आपको? आंसर हो गया सी। तो जो फॉस्फोरस है उसके लिए रियल ऐसा गैस स्टेज तो नहीं है कुछ, रियल गैस फेज जैसा कार्बन का गैस फेज है, नाइट्रोजन का है, सल्फर का है, फॉस्फोरस का नहीं है। ये वोल्केनिक है, शेरोजोल मिनरल डस्ट से निकलता है फॉस्फोरस, फॉस्फेट के सोर्सेज। ठीक है। 28 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोरस? अब ये पता है आपको क्या रहता है डेट्रीवोरस? क्या लगता है आपको इसका क्या रहेगा? तो आपको जॉम्बी पता है? ऐसा कोई इसका और इसका कुछ ताल्लुक नहीं है, पर जो ये क्या करते हैं डेट्रीवोरस, तो जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके ऊपर वो फीड करते हैं, उनका खाना वो रहता है। इसलिए जॉम्बी का ऐसे एग्जांपल दिया, आपको याद रहेगा इसके। ठीक है। तो ऑर्थवर्म्स रह सकते हैं क्या? क्या लगता है आपको? जेलीफिश रहेगा क्या? जेलीफिश मरे हुए इस पर खाएगी क्या? क्या लगता है आपको? जैसे कभी देखा है जेलीफिश खाते हुए कि एक कोई तो ऑर्गेनिज्म मर गया है और उसके ऊपर जेलीफिश बैठ के खा रही है? दो तो नहीं है, आंसर इधर ही हो गया। 135। अर्थवर्म तो रहते हैं आपको पता है, इसलिए 1 सी और डी हो गया। जेलीफिश रहते हैं, मिलीपीड्स भी रहते हैं। सी हॉर्सेस, सी हॉर्सेस कब से खाने लग गए? तो 4 तो नहीं है, मतलब आपको जेलीफिश पे पूरा फोकस था इसका। जेलीफिश आपको पता है कि नहीं खाते, तो आंसर हो गया सी। ठीक है। 29 देखते हैं। ये यस नो वाला क्वेश्चन है। द कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज बीन डेवलप्ड फॉर। कॉमन कार्बन मेट्रिक, अभी यस नो मतलब क्या आपको पता है तो ठीक, नहीं तो फिर आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा मार्क करने में। फिर भी हम कोशिश करेंगे। असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, हो सकता है।
एनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंटर कार्बन इमिशन ट्रेडिंग। ये क्या बात हुई? एनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग को प्रमोट करना, ठीक है, कार्बन इमिशन ट्रेडिंग के लिए, तो ये थोड़ा सा वियर्ड है, भी तो मैं मार्क नहीं करूंगा, ये तो आंसर नहीं होना चाहिए अगर ये पूछा है तो। देखिए, कभी कभी यूटिलिटी भी देखनी चाहिए कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी एग्जामिनर, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस रहेगी उसके आंसर की, तो उसको भी मैच होना चाहिए ना। उसकी भी क्वालिटी होनी चाहिए कि इसके उसको मैच कर सके, तो भी तो उसको मैच ही नहीं कर रहा। एनेबलिंग गवर्नमेंट्स टू असेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय देयर कंट्रीज। हो सकता है मे बी कार्बन, कॉमन कार्बन मेट्रिक है, तो चांसेस है कि असेस कर सकते हैं ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट जो भी कंट्रीज ने कॉज किया है। हो सकता है ये, और ये भी हो सकता है। असेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बाय द वर्ल्ड इन अ यूनिट टाइम। देखिए, तीनों भी लग रहे हैं, इसलिए डिफिकल्ट जा रहा है। अभी कार्बन फुटप्रिंट पे ही क्वेश्चन है, तो उसके रिगार्डिंग ये आंसर रहेगा। वन थर्ड पे हम जा रहे हैं, ठीक है। ये तीनों में से क्या आंसर लग रहा है आपको? कौन सा मार्क करोगे आप? आंसर इसका ये, ठीक है। असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड, ये कॉमन कार्बन मेट्रिक था। 30th क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following have the species that can establish symbiotic relationship? अभी symbiotic मतलब क्या है? एक दूसरे का साथ नहीं कभी छोड़ेंगे। जैसे अपने ये है कोरल्स है, उसमें एक दो कंपोनेंट है, उसके नाम बता दीजिएगा मुझे। ये दोनों के एक में के ऊपर निर्भर है, इसलिए वो कोरल्स है, ठीक है। इसमें कोई कोरल नहीं डाला है तो कोरल्स भी आते हैं इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में विद अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। निडेरियंस, फंगाई, प्रोटोजोआ। क्या लगता है आपको तीनों में से कौन सा रहेगा? फंगाई है क्या? क्या लगता है आपको? फंगाई है, टू तो है, ए बी और डी में रहेगा। प्रोटोजोआ रह सकता है क्या? निडेरियंस रह सकते हैं क्या? कुछ आइडिया है इसके भी रिगार्डिंग? कुछ पढ़ा है? नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, 30D आंसर है इसका, ठीक है। तीनों में भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाई देता है, दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन बन के ही ये फंगाई जिंदा है, ठीक है। 31 देखते हैं। इस रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ आइडिया नहीं किसके रिगार्डिंग है ये। इज सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छा पगटा डायनेस्टी, पता नहीं। इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। अभी देखिए, ये सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ओनली सर्कुलर टेम्पल, अभी इतने सारे टेम्पल है, बस यही इतना है क्या सर्कुलर टेम्पल? अगर अगर कोई रहता भी, अगर समझो रहता ओनली, और हमें अगर कल्चर अच्छे से पढ़ा है हमने, तो इसमें तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि इतना ही सर्कुलर टेम्पल है। सेकंड तो गलत है। आंसर आ गया सी। डरिएगा मत, टेंशन नहीं लेने का। कितना भी एंटी क्वेश्चन पूछने दो, हम आंसर तक जाएंगे। ये अब बस डराने के लिए रहता है। बाद में आप बस आपका पूरा मोरल देखते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप फेस कर सकते हो या डिफिकल्टीज, ये क्वेश्चन डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। 32 क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channeling water into connected reservoir? अभी देखिए, ये जो टाउन था, ये हड़प्पा के टाइम से ही है ये हड़प्पा का ही है पूरा साइट। तो वो काफी चर्चे में था, तो कौन सा था? आपको क्या लगता है? जो अभी देखिए, एंशियंट टाउन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, डैम्स और चैनलाइजिंग वाटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता था। कौन सा रह सकता है? आपको क्या लगता है? तो आंसर इसका धोलावीरा, ठीक है। ये न्यूज के कंटेक्स्ट में भी पढ़ लीजिएगा आप। 33 क्वेश्चन देखते हैं। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, मतलब क्या हो गया? अभी 17th सेंचुरी आपको लगेगा 1700s में आएगा, तो नहीं, 1600 मतलब 1610-20s में आ सकता है ये। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी मतलब ये आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर द फैक्ट्रीज ऑफ द ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। अभी देखिए, 1600s में आ रही है, पहले 1625 तक पकड़िए, क्वार्टर बोला है ना, 1625 तक पकड़ लीजिएगा। 1600 से 1625 तक कौन से फैक्ट्रीज स्टेब्लिश हो गए थे या फिर लोकेटेड थे? ब्रोच, चिकागोल, त्रिचिनोपल्ली, किसमें रह सकता है? कुछ आइडिया है? चांसेस कम है इसके आइडिया होने के, तो आंसर है सिर्फ ब्रोच, ठीक है। 34 क्वेश्चन देखते हैं। स्किप करने वाला था क्वेश्चन ये, ठीक है। 34 देखते हैं। 34 भी स्किप करने जैसे ही दिख रहा है मुझे, और आपको कुछ आइडिया रहा टाइमलाइन का तो हो सकता है आप मार्क कर सकते हैं। गुप्तास, तीसरी बार कंजिक्यूटिव 3 इयर्स में गुप्तास के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आ रही है, तो मतलब गुप्ता काफी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, डिक्लाइन ऑफ गुप्ता बोला है अभी, तब राइज ऑफ गुप्ता पे भी आपको देखना चाहिए, इवन डिक्लाइन भी देखना चाहिए। और उसके अंदर के मेन मेन टाउन्स, फिलोसोफर्स, किंग्स, उनके टेम्पल कंस्ट्रक्शन कुछ रहा तो, या कुछ डेवलपमेंट रहा,
इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इसके रिगार्डिंग पूरा एक अच्छा सा चार्ट बना के आप याद करिएगा, ठीक है। फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 17th सेंचुरी, मतलब गुप्ताज और हर्षवर्धन के बीच का पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स आर होल्डिंग पावर इन द नॉर्दर्न इंडिया, अभी दोनों के बीच में कौन से किंगडम्स ने पावर होल्ड कर रहे थे? गुप्ता, परमार, पुष्यभूतिस, मौर्यरिस, यादवास, मैत्रकाज। कुछ आइडिया लग रहा है? ठीक, नहीं लग रहा है स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट जा रहा है अभी ये क्वेश्चन। परमार थे क्या? अगर आपने परमार के रिगार्डिंग कुछ पढ़ा रहेगा तो आपको रहेगा याद। तो परमार डायनेस्टी थी, तो वो 9th और 14th सेंचुरी में आ गई थी। ये अर्ली 7th सेंचुरी की बात कर रही है, तो ये 9th सेंचुरी में आई परमार। तो अगर इतना भी आपको पता रहता कि परमार 9th सेंचुरी में है, तो ये दोनों में आंसर है अभी। 1 3 4 6 और 5 6। गुप्ता जब मगध तो रहना चाहिए, ठीक है। वन आ गया, आंसर बी हो गया सीधा, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट था, अगर आपको परमार पता है तो आपको और अच्छे से याद। इवन यादव भी आपको पता रहेगा, यादव ऑफ देवगिरी, तो वो भी कब आए गए थे? तो अराउंड मिडल ऑफ 12th सेंचुरी के अराउंड आ गए, तो मतलब 12th सेंचुरी, ये अर्ली 7th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो उसके पहले तो रहेंगे ना ये, तो इसलिए आंसर हो गया बी, ठीक है। 35th क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पोर्चुगीज राइटर न्यूनीज, अभी देखिए विजयनगर एम्पायर के राइटर्स के रिगार्डिंग पूछा गया सवाल। तो अभी जो मेजर एम्पायर्स है, अभी इसका अपोजिट में कौन था? विजयनगर के अपोजिट में कौन था, क्या लगता है आपको? तो मुझे उसका नाम बता दीजिएगा, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग भी जो राइटर्स थे उनका मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, विजयनगर का एम्पायर और उसका जो कंटेम्प्रेरी एम्पायर था उसके रिगार्डिंग, ये एम्पायर में ये थे क्या, ये एम्पायर में ये थे, मतलब थोड़ा सा ऐसे स्टडी करना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग क्या आपको क्वेश्चन पूछा है? राइटर न्यूज, द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी जो वुमेन थे वो किसमें एक्सपर्ट थे, हमें कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सुचिंग। अभी विजयनगर एम्पायर था, काफी बड़ा था, काफी रिच एम्पायर था। उधर के वुमेन भी एजुकेटेड थे अच्छे खासे, वुमेन एम्पावरमेंट अच्छा खासा था उधर भी। तो सिर्फ ऐसा हो सकता है कि रेस्टलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग में था, सुचिंग में नहीं था। 1 2 3, 1 3 4 2 4, क्या डी डायरेक्ट लग रहा है आपको? मतलब लॉजिकली देखा जाए तो डी आंसर होना चाहिए, और डी ही आंसर है, क्योंकि ऐसा हम बाइफर्केशन नहीं कर सकते, इसमें रहना चाहिए इसमें रहेंगे, इतना स्पेसिफिक तो नहीं क्वेश्चन पूछेगी यूपीएससी। ठीक है, 36 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू मडनी पल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अभी देखिए कुछ आइडिया है नहीं, फिर भी हम देखेंगे। मैडम ब्लेवाट्स्की एंड कॉलोनल ओलकॉट सेट अप हेडक्वार्टर्स ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी फर्स्ट ईयर, मडनेपल्ली में किया था क्या, क्या लगता है आपको? तो उनका पहला हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो फोर्थ तो नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश ईयर, पता नहीं, हो सकता है पट्टाभी सीतारामैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र रीजन फ्रॉम ईयर, ठीक है, पता नहीं। बेंगाली वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग ईयर, नो आइडिया। तो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट साइड में। तो इसका आंसर क्या है? सी, ठीक है। ये क्विट इंडिया रिगार्डिंग भी मूवमेंट का पढ़ना चाहिए साउथ में, कि कहाँ से कहाँ तक लेके गए थे, ठीक है। अभी नेशनल फ्लैग पे थोड़ा ज्यादा ही फोकस किया है इन्होंने, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको पढ़ना चाहिए हिस्ट्री में। इवन जो अभी कुछ करंट डेवलपमेंट्स हो रहे तो उसके रिगार्डिंग भी पढ़ना चाहिए, इसको पकड़ के चलिएगा, ऑप्शंस को पकड़िए, पास्ट में जाइए, प्रेजेंट में आइए, कुछ कनेक्शन मिल रहा है, क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इवन इसका भी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के रिगार्डिंग भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे अगले साल में क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इसमें। 37 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पर हिस्टोरिकल प्लेस है वेल नोन किसके लिए? गुरजोम, चंद्रकेतुगढ़, गणेश्वर, क्या लगता है? रॉकेट साइंस के लिए है क्या ये? टेरिकोटा क्या है? गणेश्वर प्रॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए है क्या? तो जो बुर्जोम है वो डेलिंग पिट्स के लिए फेमस था, इतना पता था मुझे। रॉकेट साइंस का तो नहीं है कुछ, जम्मू कश्मीर में प्लेस है, तो पहला तो नहीं है। 3 तो है, मतलब इसमें 2 का देखना चाहिए। चंद्रकेतुगढ़, टेरिकोटा आर्ट, रह सकता है नहीं रह सकता है पता नहीं, मुझे कुछ आइडिया है। चंद्रकेतुगढ़ आई गेस ये काफी फेमस प्लेस है, तो इसके रिगार्डिंग होना ही चाहिए। क्या लगता है आंसर? डी। 38 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चेंगिस खान रीच द इंडस इन परस्यूट ऑफ द फ्यूजिटिव ख्वारिज्म प्रिंस, क्या लगता है? ठीक है, ये तो सही है। एनसीईआरटी, बेसिक एनसीईआरटी, ये तो सही है। आंसर ए और बी में। इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस, तैमूर तब आ गए थे क्या, कब आए थे तमीर, तैमूर कब आया था? तो तैमूर का इन्वेजन आपको पता रहेगा 1398 में, पहला इन्वेजन। और मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से 13, मतलब 1300 में पकड़िए। और ये देखिए 1398 में, मतलब 1351 तो मैक्सिमम इनकी एज थी, 1351, और ये 98 में कब से आने लगे, ठीक है। सेकंड तो गलत है, आंसर हो गया ए।
तो मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो भी गलती है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वास्को द वहाँ का विजयनगर में आ गए थे। तो देवराया टू 1440s में कुछ तो थे, 1400s में थे। 1446 तक था मैक्सिमम रेन देवराया टू का, और ये 1498 में आ गए थे। तो ठीक है, काफी क्लोज दे रहे ऑप्शन अभी आजकल, जो भी आपको डिफिकल्ट जाएगा। पर ये क्वेश्चन ये दोनों में रिवॉल्व कर रहा था, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसलिए इन्होंने ऐसे ऑप्शन दिए। 39 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द जीसस जिसुइट ऑर्डर। पता नहीं। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड द चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। पता नहीं। द फीस्ट ऑफ, ये चांसेस, ये थोड़ा वियर्ड स्टेटमेंट है। द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। अब इसका कुछ रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ रहेगा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट मैंने पहले बोला कि ये थोड़ा वियर्ड है, डिवाइडिंग गोवा इन चर्च इज डेडिकेटेड, ऐसा लग सकता है ये होना चाहिए, पर मेरे हिसाब से थोड़ा वियर्डनेस है, इसलिए सेकंड में गलत मानूंगा। आंसर हो गया सी। ये डिफिकल्ट साइड में था, स्किप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, पर फिर भी आपको मार्क करना है तो ऐसा भी कर सकते हो। 40th क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन आया, कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है। बस रीडिंग स्पीड फास्ट रखिए, अंडरस्टैंडिंग फास्ट रखिए। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, which of the following statement is correct? Mitaksara was the civil law for upper caste and दया भाग was the civil law for lower caste. पता नहीं, हो सकता है, नहीं हो सकता है। In the Mitaksara system, the sons can claim right to the property during the lifetime of the father, whereas the Daya Bhag system, it is only after the death of the father that the sons can claim right to the property. पता नहीं। The Mitakshara system deals with the matters related to the property held by male members only of family, whereas the Daya Bhag system deals with the matters related to the property held by them both male and female of the family member. तो क्या लगता है आपको, थोड़ा डिफिकल्ट साइड में स्किप करने जैसा ही क्वेश्चन है? कुछ आइडिया लग रहा है क्या? कहीं पर कुछ ट्रैप दिख रहा है क्या? दिख रहा है कहीं पे कुछ ट्रैप? मुझे भी तो नहीं दिख रहा है किधर। डिफिकल्ट है क्वेश्चन। आंसर हो गया बी इसका, सिर्फ बी राइट है, पहले दो तो गलत है। ठीक है, अभी कुछ कुछ बोलोगे सिर्फ मेल मेंबर्स किसे रह गए, इधर फीमेल किसे, कुछ भी हो सकता है भाई, नहीं रिस्क उठा सकते इसमें। 41 क्वेश्चन देखते हैं। आंसर के आने का सबको ऐसे लगेगा और ये तो सिंपल था, ये कैसा था, ये क्वेश्चन इतना सिंपल आपको कैसे नहीं आया। हाँ तो ठीक है भाई, तू देना फिर एग्जाम, समझ जाएगा। विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावभूति हस्तिमल्ला क्षेमेश्वरा, क्षेमेश्वरा, ठीक है, कोई भी उसका प्रोनाउंसिएशन गलत होता रहेगा तो ठीक है, सॉरी। और फेमस, इसके लिए फेमस थे भावभूति। मुझे लगता है भाव मतलब ये थोड़ा सा प्ले राइट या फिर आर्किटेक्ट के रिगार्डिंग लग रहा है मुझे ऐसा। तो प्ले राइट पे ज्यादा, क्योंकि भावभूति थोड़ा सा प्ले राइट में ही हो सकता है। तो मैं तो बी मार्क करूंगा, अगर करना रहा तो एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, मतलब अटेम्प्ट का मैं मारना ही है, तो मैं ये मारूंगा। जैन मंक्स का तो नहीं लग रहा है, इवन टेम्पल आर्किटेक्ट्स में ऐसे कोई फेमस नहीं थे। फिलोसोफर्स भी नहीं लग रहे मुझे। तो प्ले राइट, आंसर भी प्ले राइट ही है, ठीक है। पर डिफिकल्ट साइड में था क्वेश्चन है, तो स्किप कर सकते हो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं था। 42nd में देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, Montagu Chelmsford reforms of 1990 recommended granting voting rights to all the women above the age of 21। क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, तो कुछ वुमेन्स के लिए था, सभी के लिए नहीं था। पहला गलत। सी, बी और डी में आंसर है। द गवर्नमेंट एक्ट 1935 gave women reserved seats in legislature। वुमेन को रिजर्वेशन दिया था क्या 35 के एक्ट में? ये याद करने से यार। जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था तो वो एक्सटेंड किया गया था, इतना पता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, स्पेशली शेड्यूल कास्ट बोल सकते हैं, वुमेन और वर्कर्स के लिए। तो 35 में ये तो साथ था। आंसर हो गया बी। 43 मतलब 1935 एक्ट 1919, इसके रिगार्डिंग पढ़ना चाहिए। इसके आजू बाजू में 1909 मॉन्टेग्यू, सॉरी मॉर्लेमेंटो, फिर जो चार्टर एक्ट है, देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। इसके चार्ट्स एक्ट्स के रिगार्डिंग ये काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके हाथ के मार्क्स नहीं छोड़ने चाहिए। 43 क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 42 में तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया था, ऑर्डर बाय एआईसी, ठीक है, हो सकता है ये क्विट इंडिया के चांसेस ज्यादा है। वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस, चांसेस कम है, ये तो नहीं है। द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड इन 7 प्रोविंसेस, क्या लगता है आपको कब रिजाइन किया था इन्होंने? 30s में था, 39 आई गेस, 39 में क्या था मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, तो 39 के अराउंड ही था, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ही इन्होंने रिजाइन दिया था 39। सी तो नहीं है। Cripps found proposed an Indian union with full dominant status once Second World War is over। तो नहीं, क्रिप्स इसके बाद आया था, इसके पहले आया था, तो आउट ऑफ उसकी तो बात नहीं है, इसके पहले आया था इस क्रिप्स। आपको लग सकता है ये दोनों में आपको कंफ्यूजन रहेगा, पर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन तब अडॉप्ट किया गया था या आईसीसी ने, और तभी डू और डाई का स्पीच डिलीवर किया था गांधी जी ने गोवा टैंक में।
उसे अभी अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, 44 क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following is associated with songs from Pigeon, a translation of ancient Indian religious lyrics in English? ये डिफिकल्ट है भाई, स्किप। अभी प्रिजन में तो सभी गए, अभी किसको याद रखोगे? ये एसोसिएटेड पूछा है, कौन है वो भी नहीं पूछा। एसोसिएटेड विद द सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, क्या लगता है आपको? अभी मोहनदास करमचंद गांधी, ये पूरा नाम दिया है मतलब ये आंसर है। किन किन का लॉजिक ये था कि ये पूरा इतना बड़ा नाम दिया इसलिए आंसर है। ऐसा करते बैठ गए तो फिर हो गया, आपका काम ही हो गया। भले ही इसका भी आंसर राइट हो, पर आगे जाके आपको बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। आंसर सी है। ठीक है, 45 क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर? कम से ज्यादा। प्रोडक्ट से आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में कंफ्यूजन हो रहा है, सीधा एक ऐसा एरो बना दीजिएगा, कम से ज्यादा देखना है। इन टर्म्स ऑफ साइज, साइज के रिगार्डिंग पूछा है। परगना, सरकार, सूबा, आपको अगर आपने पढ़ा रहेगा ये क्या है, तो ये कब का है? पहली बात तो आपको ये पता रहनी चाहिए कि कौन से इसमें आया था ये मुगल इंडिया के रिगार्डिंग था ये। तो परगना पहला है, छोटा है, उसके ऊपर सरकार है, फिर उसके ऊपर सूबा है। क्या देखिए, सुबह सुबह लास्ट में दिया है, ये दोनों में रह सकता है, क्या लगता है आपको? इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, तो ए और बी में ज्यादा कॉमन, वो भी सुबह सुबह दिया है, मतलब ये दोनों में कुछ तो कंफ्यूजन रहेगा, तो इसलिए सुबह सबसे लास्ट रहेगा। अभी देखिए, ऐसा लॉजिक लगा सकते हो, पर आपको अगर कुछ आइडिया रही तो रहेगी तभी कर सकते हो। ठीक है, पर ये डिफिकल्ट साइड में क्वेश्चन जा रहा है, स्किप कर सकते हो, दोनों भी स्किप कर सकते हो वैसे। आंसर इसका है ए, परगना, सरकार, सूबा, पीएसएस। तो ये क्या था? तो जो एम्पायर था वो डिवाइड किया गया था प्रोविंसेस में, जिसे कहा जाता था सरकार। फिर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो देखा जाता था, उसको सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या बोलते थे, परगना। और जो एक सूबा था उसको सरकार में डिवाइड किया था, और हर एक सरकार सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया। ठीक, ये तो ऐसा ही बात होगी। उल्टा भी किया सकता है, आपको लग सकता है ऐसा भी। 46 क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was associated as secretary with Hindu female school, which later came to be known as Bethune Female School? Anyone? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सरोजिनी नायडू। आपने अगर पढ़ा रहेगा तो ठीक, नहीं तो स्किप कर सकते हो। 46 क्या है? आंसर इसका सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सेक्रेटरी थे। आपने अगर पढ़ा रहेगा तो ठीक। ऑडिशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों। आपको पता रहेगा इसमें क्या है, क्या आंसर है? 47 का डी है। इसमें अभी एलिमिनेशन करते बैठोगे तो फिर आपको स्पेक्ट्रम फिर से पढ़नी चाहिए। फिर भी आप कर सकते हो, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के तब के तो नहीं थे लीडर। 1946 के इंटरनल गवर्नमेंट के मेंबर भी नहीं थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे, मतलब ऑफिसर थे इंडियन नेशनल आर्मी के। 48 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ठीक है, निजामत ऑफ अरकोट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। ठीक है, मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, रोहिलखंड किंगडम वाज फाउंड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्युपाइड बाय अहमद शाह दुरानी। नहीं पता, थोड़ा का तो नहीं पता। पहला तो सही लग रहा है, पर ये डिफिकल्ट साइड में, स्किप कर सकते हो। आंसर है ए। ये दो सही है, तीसरा गलत है। ये जो आंसर था ए, वो बहुत सारे क्लासेस ने दिया था, तो आंसर इसका बी। बस ये सही है, ये वाला नहीं है। तो काफी सारी गलतियां आपको इसमें भी दिख जाएगी, इसलिए आंसर की बेस्ट है रेफर ही मत करो। भले आपको कितना भी ऐसा लगे कि ये आंसर सही है या गलत है, मत करो। एक बार हो गया पेपर, आप कुछ नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, 49 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? अभी देखिए, बड़े बड़े केव्स है, स्तूपा है, केव है, स्तूप है, तो उसके बाजू की रिवर देखा। देखा, मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में भी बताया था, जो भी मेजर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फीचर्स है, जैसे केव्स हो गए, स्तूपा हो गए, तो उसके आजू बाजू के रिवर्स देख लीजिएगा आप। तो इसमें से अभी कौन सा लग रहा है आपको? कितने भी अभी देखिए माइन्यूट रिवर्स देखा है उन्होंने, बोला है चंबल रिवर, नर्मदा, गोदावरी, मेजर मेजर तो है ही, छोटे भी रिवर देख। देखिए ये बड़े बड़े रिवर है, ये तो नहीं रहेगा। आंसर ए है क्या? आंसर है ए, ए सही है। बी, सी और डी नहीं है। अभी ऐसा लॉजिक मत लगे कि गोदावरी पता है, नर्मदा पता है, चंबल पता है, ये नहीं पता इसलिए आंसर ये है, ऐसा मत कीजिएगा। ये बस ऐसे ही तुक्का मारा था मैंने अभी के लिए। एग्जाम में ऐसे तुक्के मत मारिएगा। ठीक है, स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं। कट ऑफ वैसे भी बहुत कम जा रहा है, तो आपको ज्यादा अटेम्प्ट के पीछे मत भागिए, करेक्ट अटेम्प्ट के पीछे भागिएगा। अटेम्प्ट करना है इसलिए आप गलत अटेम्प्ट करते बैठोगे तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशली कुछ क्वेश्चंस में आइडिया नहीं है तो फिर आप क्यों रिस्क उठा रहे हो? 99% बच्चों को ये नहीं आएगा, बेट लगाता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 21 फरवरी डिक्लेयर टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। पता नहीं, ये भी डिफिकल्ट साइड में।
हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अभी आपको लगेगा ये नहीं गलत है, बांग्ला की डिमांड क्यों करेंगे नेशनल लैंग्वेजेस में पाकिस्तान में, है ना? तो आंसर वही है, बी आंसर। ठीक है, डिफिकल्ट साइड में था क्वेश्चन, स्किप करने जैसा ही क्वेश्चन था। 51 क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग? ठीक है, पर्माकल्चर और कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है? तो पहला स्टेटमेंट है, पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस, बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रिडोमिनेंट। ठीक है, हो सकता है। सेकंड, conventional chemical farming can cause increase in soil salinity, but the occurrence of such phenomena is not observed in permaculture farming। ठीक है, इंक्रीज इन केमिकल फार्मिंग, कन्वेंशनल मतलब क्या, जो पूरी पुरानी तरह से हम रीति रिवाज जो से हम करते आ रहे हैं, केमिकल मतलब नॉर्मल केमिकल फार्मिंग, मतलब ज्यादा केमिकल्स का वापर करना, और कन्वेंशनल मतलब पहले से ही चलती आ रही है, उसमें हो सकता है कि सॉइल सैलिनिटी बढ़ जाए। और जो पर्माकल्चर फार्मिंग है, मतलब इसका तो थोड़ा सा अपोजिट में ही रहेगा, तो चांसेस है कि इसके भी राइट होने के चांसेस ज्यादा ही है। तो 1 और 2 तो है ही, मतलब आंसर तो इधर ही हो रहा, पर फिर भी हम देखते हैं। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स, बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजीली पॉसिबल इन सच रीजन्स। देखिए, अभी इस पर से अंदाजा लगाइए, ये दोनों में क्या बोला है। देखिए, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में सॉइल सैलिनिटी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब क्या, अगर नॉर्मल सॉइल भी रहा तभी उसकी सॉइल सैलिनिटी बढ़ जाएगी, मतलब अच्छा सॉइल लगने के चांसेस ज्यादा है इसमें। तो इसमें सेमी एरिड रीजन्स में इजीली पॉसिबल तो नहीं होगा ये, है ना? तो थर्ड तो इजीली कैंसिल कर सकते हैं हम। आंसर 1 to 4 में आंसर हो गया बी, और पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, फिर भी हम पढ़ेंगे। प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग, बट नॉट नेसेसरली सो इन द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। ठीक है, नहीं पता पता फिर भी चलेगा। आंसर हो गया बी। मल्चिंग मतलब क्या? तो ये लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस है। तो इसमें क्या होता है, एक लेयर स्प्रेड की जाती है ग्राउंड पे, मतलब प्लांट्स के आजू बाजू, ताकि जो रूट्स रहे वो हीट कोल्ड और ड्रॉट से बच सके, और फ्रूट भी क्लीन आए, इसीलिए इसे मल्चिंग कहा जाता है। ठीक है, 50 सेकेंड देखते हैं। इसमें की जो जो की टर्म्स, जैसे अभी पर्माकल्चर हो गया, केमिकल फार्मिंग हो गया, तो ऐसे कीवर्ड्स को इसके इर्द गिर्द भी आपको थोड़ा सा रिसर्च करके आपको पढ़ना चाहिए। 50 सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पाम ऑयल काफी चर्चे में था, क्योंकि हमने अभी पाम ऑयल के साउथ ईस्ट एशिया में कुछ तो बनाया है हमने, कि वहां से हम अभी बना के इंपोर्ट करेंगे। तो पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, चांसेस थोड़े कम है इसके राइट होने के। द पाल्म ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स, या हो सकता है, चांसेस सही होने के चांसेस ज्यादा है। ए, बी और डी में देखते हैं अभी आंसर। द पाल्म ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल, हो सकता है। 2 और 3 तो रहने चाहिए, मतलब बी और डी में आंसर हो गया। 50-50 तक आ गए, रिस्क उठा सकते हैं। पाम ऑयल ट्री नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, ऐसा लग सकता है हमें, पर मुझे ऐसा लगने लग गया था कि अगर इसमें मिलते रहेंगे तो पाल्म ऑयल, पाल्म आइलैंड आपको पता रहेगा, दुबई का, तो उस पर से मेरे को ऐसा लगा कि वहां भी मिल सकते, तो ये साउथ ईस्ट एशिया में तो नहीं आता, तो इसलिए उस लॉजिक से मैंने देखा था। पर भले लॉजिक थोड़ा गलत था मेरा, अभी मिलते वैसे, पर सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव नहीं है ये, तो अफ्रीका में भी मिलते हैं। अफ्रीका का नेटिव है ये मेजरली। तो ठीक है, पहला अगर गलत मान लिया तो आंसर हो गया बी। 53rd देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम, अभी इंडस रिवर पे पूछा है, तो बाकी के रिवर्स भी इंपॉर्टेंट हो गए अभी इसकी वजह से। Of the following four rivers, three of them pour into one of them, which joins the Indus direct, मतलब इसके ट्रिब्यूटरीज के रिगार्डिंग बोल रहे हैं। Among the following, which one of the is such river that joins the Indus directly? अब ये थोड़ा ट्रिकी सवाल था, क्योंकि इन्होंने बोला है डायरेक्टली कौन सी नदी आके इंडस रिवर से मिलती है। अभी कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज दोनों को मिलके एक बन के फिर इंडस में आती है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में था ये क्वेश्चन। तो आपको अगर पता है दो रिवर कौन से है, तो वो उसमें से आप ठीक है रिस्क उठा सकते हैं। तो देखिए, झेलम ज्वाइन होती है चेनाब से, तब जाके ये अंदर आती है। तो देखिए, ये तीनों मिलकर सतलज के मिलते हैं, और सतलज डायरेक्ट फिर इंडस में मिलती है, मतलब ये तीनों को कॉम्बिनेशन बना के एक बनती है। आप मैप में देख सकते हो, अगर आपके पास मैप है तो सीधी तरह से आप मैप निकालिएगा, मतलब इनडायरेक्टली ये डायरेक्टली मिलती है इंडस से, इन तीनों का पानी लेके। ये भले इनमें दो भी, जो भी इससे इससे मिलके, फिर इससे मिलके, और फिर सतलज से अंदर जाती है। ठीक है, आंसर इसका डी सतलज है।
थोड़ा डिफिकल्ट साइड में था। अगर आपको मैपिंग अच्छा रहा इंडस के, अगर ट्रिब्यूटरीज आपको पता रहेंगे कौन कैसे है, तो उतना डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा रिवर्स को। तो ये इसमें से सीखने मिलता है। 54 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया, डिडवाना, कुचामन, सारगोल, खाटू आर द नेम्स ऑफ। डिडवाना थोड़ा सा मैंने सुना है किधर, तो सारगोल भी सुना था। अभी क्या है, ग्लेशियर है, मैंग्रोव है, रामसर है, सलाइन लेक्स, क्या लगता है आपको? तो ये है सलाइन लेक्स। सलाइन लेक आपको पता रहेगा, सलाइन मतलब क्या, सॉल्टी, सॉल्टी मतलब क्या, ज्यादा नमक। मतलब क्या, अगर जो भी लेक रहेगा तो उसमें एवपोरेशन बहुत ज्यादा रहेगा और नमक की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी, तो इसलिए इनका ये नाम है। और ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में। ठीक है, 55 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, अभी फिर से रिवर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द अबव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट से कौन कौन निकलती है? वंशाधारा, सुबर्ण रेखा, नागावल्ली, ब्राह्मणी, क्या लगता है आपको? देखिए, रिवर्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूपीएससी में, तो उसके रिगार्डिंग में आपको सोर्स और ये कहाँ से निकलती है उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके ट्रिब्यूटरीज, मेजर जो रिवर्स है उनके ट्रिब्यूटरीज आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। ये ऊपर के क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया रहेगा। तो ब्राह्मणी कहाँ से निकलती है? इसे साउथ कोयल भी नाम से जाना जाता है। तो ये निकलती है झारखंड से। एक्चुअली देखा था जो ब्राह्मणी झारखंड की है, तो ये ईस्टर्न घाट्स में बोला है, तो ईस्टर्न घाट्स यहाँ तक ही है, झारखंड थोड़ा ऊपर जाता है, तो इसलिए पहला तो नहीं है। दूसरा है, मतलब ये रांची से निकलती है इन शॉर्ट। फिर नागावल्ली जो है वो ईस्टर्न घाट से निकलती है, जो कि है उड़ीसा में। तो दूसरा तो रहना चाहिए, आंसर ये हो गया बी। दूसरा और फोर्थ। फोर्थ अभी सुबर्ण रेखा कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर प्लेटो से निकलती है, रांची झारखंड से, तो ये ईस्टर्न घाट्स में नहीं आती। और वंशधारा कहाँ से निकलती है? तो वो भी ईस्टर्न घाट से, वो भी है उड़ीसा से, और ये जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये फैक्चुअली अगर आपको पता है नहीं तो फिर स्किप कर सकते हैं। 56 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंसेस फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी आपने सुना रहेगा नाम, तो वो भी यही काम करती है। अभी ये भी वही काम करता है क्या? चांसेस कम है, क्योंकि आईसीए मैंने पढ़ा था, आईसीए। तो पहला अगर गलत किया तो आंसर हो गया बी, जो कि एक यूएन की बॉडी है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो वही रेगुलेट करती है, लाइसेंस देती है माइनिंग इंटरनेशनल वाटर्स में। तो आपको पता है जो रेयर रेयर अर्थ मिनरल्स रहते हैं ओशन के नीचे, तो उसको एक्सकवेशन करने के लिए हमें परमिशन दी गई थी, ये आईएसए द्वारा ही। तो उसकी वजह से ये याद था। वो पहला तो गलत हो गया, तो आंसर सीधा आ रहा है बी। मतलब देखिए, रेयर अर्थ आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल, ये देखिए थर्ड स्टेटमेंट तो वही है। इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंसेस फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर, ये भी सही, मतलब दोनों भी स्टेटमेंट सही है, बिना पढ़े मैंने बोल दिया। ठीक है, 57 देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, मतलब लीस्ट वाटर एफिशिएंट मतलब क्या, ज्यादा पानी खाने वाला। शुगर कैन है क्या? सनफ्लावर धूप में रहता है, पर्ल मिलेट नहीं है, शुगर केन ही लग रहा है मुझे तो आंसर हो गया शुगर केन। गन्ना बहुत ज्यादा पानी खींचता है, क्योंकि सुक्रोज वगैरह इसके अंदर भी पानी ज्यादा रहता है। गन्ने का पानी आपने पिया रहेगा, तो वो बहुत पानी खींचता है, शुगर केन। और इसे कैश क्रॉप भी है, लीस्ट वाटर एफिशिएंट है, और इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी पता है? 1800 से 2200 मिली पर सीजन लगता है इसे। ठीक है, 58 क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statements. In the tropical zone, the western sections of the ocean are warmer than the eastern sections owing to the influence of trade winds. क्या लगता है आपको? अभी देखिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड रहते हैं, तो इसमें काफी सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कि एक हो गया इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। तो ट्रॉपिकल जोन आपको पता रहेगा, ट्रॉपिक्स के नजदीक जो भी रहता है जोन, वो उसे ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ट्रॉपिक्स में आने वाला। तो वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर, मतलब वेस्टर्न मतलब कौन से हो गए, ये साइड। अभी इंडिया को अगर हमने देखा जाए तो ऐसा मत देखिए, इंडिया को मत देखिए, पूरा एज अ वर्ल्ड देखिए। तो वर्ल्ड के वेस्टर्न सेक्शंस में ज्यादा गर्मी रहती है देन ईस्टर्न सेक्शंस, क्योंकि ट्रेड विंड ज्यादा रहते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या रहेगा इसका आंसर? तो ये पहला तो सही है। इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशंस वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शंस। अभी देखिए, वेस्टर्लीज मतलब क्या, वेस्ट से निकलने वाले, तो उसे कहते हैं वेस्टर्लीज। इनकी वजह से क्या होगा, जो ईस्टर्न सेक्शंस रहेंगे ओशंस के, वो वार्म रहेंगे देन वेस्टर्न सेक्शन, मतलब यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ तो ज्यादा नहीं रहेगा ना, तो यहीं पे थोड़ा सा ज्यादा गर्मी रहेगी।
ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन, दूसरा भी सही है। तो आपने अगर ओशन करंट्स के रिगार्डिंग पढ़ा रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आंसर हो गया सी। 59 क्वेश्चन देखते हैं। ये ओशन करंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। कोल्ड कौन से, वार्म कौन से, दोनों का फ्लो कहाँ पे है, कौन कहाँ से निकल रहा है, इंपॉर्टेंट है। और दो अगर वाटर करंट मिल रहे हैं तो उसे ब्रीडिंग ग्राउंड रहता है फिश फिश के लिए। तो वहां से फिशिंग ज्यादा एक्टिविटी, जैसे जापान में एक है, फिर एक यूएसए के नजदीक है एक, कौन सा तो आइलैंड है, अभी नाम नहीं आ रहा, तो वो आइलैंड का नाम है, अच्छा नाम है वो। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग है। The climate smart village approach in India is a part of project led by the Climate Change Agriculture and Food Security and International Research Program। क्या लगता है आपको? ठीक है, हो सकता है, नहीं पता। द प्रोजेक्ट ऑफ CCA, मतलब यही है, इज कैरिड आउट अंडर द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च हेडक्वार्टर इन फ्रांस। ठीक है, पता नहीं, हो सकता है। द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया इज वन ऑफ द CGIAR रिसर्च सेंटर। अभी देखिए इसके रिगार्डिंग कुछ भी आइडिया नहीं, तो स्किप कर सकते हो। कुछ लॉजिक नहीं लग रहा, हमने कहीं पढ़ा रहेगा तो ठीक, चांसेस कम है इतना डिफिकल्ट ऐसा कुछ, इतनी पेचीदा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने का और फिर उसको याद भी रखेंगे। फिर भी इसका आंसर है डी, स्किप करने जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, 60th देखते हैं। लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन एनी अदर बायोम एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द सॉइल surface is often almost bare. Apart from the trees, the vegetation is largely composed of plant forms that reach up into the canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphytes rooted on the upper branches of trees. This is most likely description of। तो ये किसका डिस्क्रिप्शन रहेगा? कैनोपी बढ़ रही है। देखिए आपको लगेगा लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्ट, अभी लगेगा कि लीफ लिटर है मतलब ज्यादा पान झड़ती है, ऐसा नहीं है। जो लीफ का नीचे का जो गिरा हुआ रहेगा वो फास्टर डिकम्पोज होता है, ये बोला है, बाकी किसी बायोम से। तो कैनोपी भी ज्यादा है। तो ट्रॉपिकल में ज्यादातर तो जो रेन फॉरेस्ट रहते हैं तो उनकी इनकी भी और इनकी भी थोड़ी सी ज्यादा कैनोपी रहती है। मैंग्रोव फॉरेस्ट की तो रहती है पर इतना नहीं, बाय क्लाइंबिंग द ट्रीज ग्रोइंग एफिफाइट्स, तो ज्यादातर तो इनकी हाइट ज्यादा रहती है, तो मैंग्रोव में इतना नहीं रहता, बी और डी में रहे के चांसेस ज्यादा है। कोनिफरस में ऐसा कुछ फिनोमेना नहीं, तो पहला तो गया। तो ड्राई डिसिडियस और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको लगता रहेगा। तो आंसर है इसका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा फास्टर डिकम्पोजिशन होता है, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा रहता है। इसमें मॉइस्चर की कमी की वजह से थोड़ा सा डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। 61 देखते हैं। द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ grassland with scattered small trees, but extensive areas have no trees. The forest development in such areas is generally kept in check by one or more or a combination of some conditions or a combination of some conditions. Which of the following are such conditions? तो देखिए, जो सवाना का जो वेजिटेशन है उसके साथ क्या क्या आता है, सवाना के वेजिटेशन में क्या क्या होता है, तो ग्रासलैंड रहते हैं, स्मॉल ट्रीज रहते हैं, और एक्सटेंसिव एरिया रहता है पर उसमें ज्यादातर झाड़ियां नहीं रहती। तो फॉरेस्ट डेवलपमेंट ऐसे एरियाज में जनरली चेक किया जाता है एक या ज्यादा या फिर कुछ कंडीशंस के वजह से। तो क्या चेक किया जाता है इन कंडीशंस में? तो क्या चेक करेंगे, क्या लगता है आपको? तो बोरोइंग एनिमल्स और टर्माइट्स का रहेगा क्या? ठीक है, पता नहीं, हो सकता है। फायर का चेक रख सकते हैं क्या ये? फायर अगर लग गई तो स्कैटर्ड जो स्मॉल जो ग्रासलैंड रहेगा, मतलब स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज तो रहेगी छोटे छोटे, पर ग्रासलैंड पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो इसके ऊपर चेक रहना चाहिए ना। तो फायर तो रहना चाहिए, मतलब 2C, ए और सी में रहना चाहिए, मतलब फायर है अपन। ठीक है, झुकेगा नहीं साला। तो 2 तो है, मतलब 1 का रह सकता है, या फिर अभी 2 3 4 देखते हैं। ग्रेजिंग हर्बिवोरस रहने चाहिए, ग्रेजिंग वाले हर्बिवोरस पर भी चेक रहना चाहिए, तो क्योंकि ग्रासलैंड है तो हर्बिवोरस भी आ सकते हैं। सीजनल रेनफॉल पे भी चेक कर रहना चाहिए। तो बरोइंग एनिमल्स तो चांसेस कम ही है कि बरोइंग एनिमल्स उसमें रहेंगे। ठीक है, उन पे चेक रखना इतना, मतलब इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं रहेगा। तो 2 3 और 4 तो इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हो गया सी। 62 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। क्या लगता है आपको, रिवर और लेक में इतना पानी है, इससे ज्यादा पानी है क्या ग्राउंड वाटर से? तो आपको लग सकता है, क्योंकि रिवर में भी कितना पानी रहता है, लेक्स में भी बहुत ज्यादा रहता है, और ग्राउंड वाटर कितना ही रहेगा, नहीं, ग्राउंड वाटर में बहुत ज्यादा रहता है, तो पहला तो नहीं है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। क्या लगता है आपको? तो देखिए, जो पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर में पानी कितना है पता है आपको?
तो टोटल फ्रेश वाटर जितना रहेगा, अभी फ्रेश वाटर आएगा कुछ तो 2 या 3% ही है, तो उसमें का जो 68% है तो वो लॉक्ड अप है आइस और ग्लेशियर में, पोलर रीजन्स में, मतलब ग्रीनलैंड वगैरह में। और जो उसका 30% है फ्रेश वाटर, वो ग्राउंड में है। तो जो अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर है वो काफी कम है इन दोनों के कंपैरिजन, इसलिए सेकंड तो सही है, इससे ज्यादा है। पर जो वाटर और रिवर का जो लेक है, इनका जो पानी है दोनों का मिला के भी ग्राउंड वाटर से ज्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए जब रेनफॉल होता है तो जो ग्राउंड वाटर, मतलब जो भी पानी रहेगा ऊपर से वो नीचे जा जाता है, तो ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा रहता है इनके कंपैरिजन, इसलिए पहला गलत है, सेकंड सही है, आंसर हो गया बी। 63rd क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोरिंगा ड्रमस्टिक इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री, ठीक है पता नहीं। टैमरिन ट्री इज इन एंडेमिक टू साउथ एशिया। देखिए टैमरिन ट्री मतलब क्या, तो ये है चिंस, बोले तो इमली। तो सिर्फ एंडेमिक साउथ एशिया के लिए रहेगा क्या बस, जरूरी नहीं है ना, सेकंड तो गलत है। 3-4 है, मतलब 3-4 तो है, 5 और 1 में आंसर है। 1 और 5 देखते हैं, 5 देखते हैं। सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिन कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। तो क्या लगता है आपको, तो ये तो थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है, ये पता नहीं, इसकी चांसेस कम है कि ये राइट होने के, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, 3-4-5, बी हो गया आंसर। देखिए ये थोड़ा सा मतलब लॉजिकल है, इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो इसके चांसेस होने के ज्यादा है कि लेग्यूमिनस है या नहीं पता नहीं हमें, ड्रमस्टिक टी भले बोलो, तो ये इसके पॉसिबिलिटी ज्यादा है राइट होने की, तो इसलिए आंसर हो गया बी। 64 देखते हैं। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, इसके वेदरिंग की वजह से हो गया ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल फीचर वॉल्केनिक रस्ट, वॉल्केनिक रॉक, ग्रेनाइट एंड शिस्ट, शेल एंड लाइमस्टोन। तो आपने अगर पता रहेगा, पढ़ा रहेगा कि ज्योग्राफी में कि जो ब्लैक सॉइल है वो किसकी वजह से बना है, तो आपको ये इजीली आ जाएगा। क्या लगता है आपको, वॉल्केनिक रॉक रहेगा? तो हाँ वॉल्केनिक रॉक ही है, फिशर वॉल्केनिक रॉक। आपको पता है जो डेक्कन प्लेटो है हमारा, तो वो पूरा वॉल्केनिक की वजह से ही हो गया है, आपको पता रहेगा ये। जो लावा फ्लो है तो उसके वजह से आ गया था, डेक्कन ट्रैप बोलते हैं उसे बसाल्ट रीजन हो गया था। तो ठीक है, आंसर हो गया बी, फिशर वॉल्केनिक रॉक। बाकी कोई जरूरत नहीं है, ग्रेनाइट वगैरह तो नहीं है, इसकी वजह से तो नहीं बनाई है। ठीक है, 65 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स, ठीक है, वेक्टर वैक्सीन्स की बात कर रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन्स, होना चाहिए, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग कहीं पर भी हो सकता है। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स, क्या लगता है आपको, पहला तो सही है। अभी कैन बी यूज्ड एज वेक्टर्स बोला है, आर यूज्ड एज वेक्टर्स मतलब वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं क्या ये वायरसेस को, हाँ क्यों नहीं कर सकते। अभी आपको कोविड वैक्सीन देखा रहेगा, तो उसमें भी वेक्टर्स का मतलब एज अ वेक्टर ही यूज किया है ना वायरसेस, वैक्सीनेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। 66 क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीजेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। अब देखिए थोड़ा सा डाइसी है, अपने अगर साइंस टेक अच्छे से पढ़ा रहेगा तो आपको थोड़ा सा क्लिक हो जाएगा ये। तो आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होती है, अभी देखिए माइटोकॉन्ड्रियल पर हमने पिछले साल में ही देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया पे क्वेश्चन आया था, तो वो उसके बेसिस पे ही देखिए आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में पूछा है इन्होंने कि जो हेरिडिटरी डिजीज होते हैं, तो वो पास जब होते पेरेंट टू चाइल्ड, तो उसे हम रोका जा सकता है किसके थ्रू, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, उसके होने के पहले या उसके होने के बाद कर सकते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू। तो ये सही है, पहला तो सही है। अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। अभी ये देखिए ये थोड़ा सा मतलब इस पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी कि ये सही है क्या नहीं। तो आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, अभी देखिए जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज रहते हैं वो लॉन्ग टर्म जेनेटिक डिजीज होते हैं। और ये कब होता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया फेल होता है, मतलब इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता जितनी करनी चाहिए, उसकी वजह से ये फंक्शन करना बंद कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल रहता है, तो उतनी एनर्जी प्रोड्यूस न करने की वजह से, ये प्रॉपरली फंक्शन न करने की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये एक्सक्लूसिवली मदर से ही आता है। तो जो भी चाइल्ड रहेगा, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस किसकी वजह से होंगे, तो एंटायरली फ्रॉम मदर, फादर का कुछ रोल नहीं रहता है इसमें। ठीक है, आंसर क्या हो गया, दोनों सही है। ये थोड़ा चांसेस थे कि रॉन्ग करने के, और ये थोड़ा बेसिक था इसमें, करंट का पकड़ के अगर चल गया तो। ठीक है, आंसर हो गया सी। 67 देखते हैं। अभी बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ, अभी आपको पता रहेगा तो ठीक है। बोलगार्ड आपको पता है, गेस इसका है, बीटी कॉटन का ही है। तो बीटी कॉटन क्या है, बायो फर्टिलाइजर है, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस है ये,
डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो ये दोनों में आपको लगा रहेगा, ए और बी में। तो फिर आंसर क्या हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड है ये, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन याद आ जाएगा आपको, ठीक है, बी आंसर है इसका। 68 देखते हैं। इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी अगर प्रेशर कुकर की बात किया जाए तो जो टेम्परेचर रहता है जिस पर फूड बन जाता है, तो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ये क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ द होल इन द लीड, अभी देखिए जो कुकर की सीटी रहती है वो होल के एरिया के ऊपर रहता है। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, फ्लेम का कितना टेम्परेचर है उस पर रहता है। या फिर वेट ऑफ द लीड, जो सीटी की जो लीड रहती है तो उसके वेट के वजह, लीड के वेट का रहता है। तो क्या आंसर है इसका, क्या लगता है? तो देखिए जो टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम है वो कुछ भी हो जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रेशर कुकर जो रहता है, अभी एक प्रेशर कुकर है, उसका फ्लेम का समझो कुछ भी रहने दो, तो अंदर प्रेशर की वजह से सबसे ज्यादा टेम्परेचर होने के चांसेस ज्यादा है। कभी भी आप देख लीजिएगा, जो प्रेशर कुकर रहता है उसका मेजर पर्पज ये रहता है कि जो खाना है वो जल्दी से जल्दी बन जाए। तो जल्दी बनने का क्या है, अगर आपने पतीला भी लिया तो भी उसमें खाना जल्दी बन जाता है ना। पर इसमें और इसमें क्या फर्क है, प्रेशर कुकर और पतीले में क्या फर्क है? तो इसमें जो प्रेशर रहता है वो नॉर्मल रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, इतना नहीं रहता है जो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर का मेन रीजन वही रहता है कि प्रेशर की वजह से हीट ज्यादा जनरेट होती है। तो फ्लेम का टेम्परेचर कितना भी रहने दो, और जो प्रेशर रहेगा उसकी वजह से ज्यादा बन जाएगा। और प्रेशर कब क्रिएट होगा, जब एरिया ऑफ द होल इन द लिड का मैटर होता है। अगर एरिया अगर बड़ा रहा होल का तो प्रेशर ज्यादा रिलीज होगा, और उसकी वजह से भी जो फूड है वो जल्दी कुकने मतलब बनने में ज्यादा टाइम लगेगा। इवन जो वेट है लीड का, उससे भी प्रेशर बाहर निकल रहा है कम निकल रहा है उसके ऊपर भी रहेगा। तो आंसर क्या हो गया इसका? तो सेकंड तो नहीं है, आंसर हो गया सी। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि सबको लग रहा था टेम्परेचर ऑफ फ्लेम भी मैटर करता है, पर नहीं करता इतना प्रेशर कुकर की बात किया जाए तो। अब बोलोगे अभी ज्यादा गैस बढ़ा है तो फिर ज्यादा हीटिंग होगा, जल्दी पकेगा, पर अगर प्रेशर ही नहीं रहा तो फिर क्या करोगे? प्रेशर पे पूरा गेम है ये। आंसर यूपीएससी ने तो सी दिया है, बाकी बहुत लोगों ने मतलब बहुत सारे क्लासेस में वालों ने डी कर दिया था। तो देखिए इसमें भी इतना डिफिकल्ट हो जाता था। अब अगर आपने आंसर की चेक करके आपने लगा रहता हाँ मेरा तो सही आंसर आ गया, अरे वाह वाह, पर ये गलत हो गया, फिर कितना माइनस जा रहा है आपको सोच लिया, -2.33 जा रहे हैं मार्क्स झटके में। ठीक है, 69 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया फंगा वायरस, विच ऑफ द above कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम। क्या लगता है आपको? आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम में कल्चर किसमें कौन कौन किया जा सकता है? बैक्टीरिया, फंगाई, फंगाई तो रहेगा ही, तो टू तो रहना चाहिए, टू तो रहना ही चाहिए। बैक्टीरिया भी रहना चाहिए, तो बैक्टीरिया कहीं पर भी सिंथेटिक मीडियम में हम बना सकते हैं, तो 1 2 तो रहना चाहिए। अभी डी वायरस का पता नहीं, अभी वायरस सिंथेटिक मीडियम में कल्चर किया जा सकता है क्या? सबको लगेगा हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। पर देखिए जो जो वायरस का मेन फीचर क्या है पता है आपको? वायरस को एक होस्ट की जरूरत पड़ती है, उसको सरवाइव करने के रहेगा ना, तो वो होस्ट की जरूरत पड़ती है। और वायरस का एक खतरनाक फीचर क्या है पता है आपको? जब इसे होस्ट नहीं मिलता है तो एज अ डेड ही रहता है, पर वायरस रहता है उसमें। मतलब जैसा होस्ट मिला वो एक्टिव हो जाता है, और जैसे होस्ट के बाहर निकल जाता है तो वो डेड हो जाता है, पर वो एक्टिव ही रहता है इन शॉर्ट। जब तक होस्ट नहीं मिलता तब तक वो ऐसा डेड एक्टिंग करता है। ये खतरनाक वायरस की खतरनाक फीचर है ये। तो वायरस में डिफिकल्ट है कि आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम, अगर उसे मीडियम में नहीं, उसे अगर होस्ट मिल जाए तो फिर हो सकता है। तो थ्री तो नहीं है, आंसर हो गया ए। थोड़ा डिफिकल्ट साइड में था, हमें लग सकता है तीनों भी हो सकते हैं, पर नहीं, आंसर हो गया ए। इट 70th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, adenoviruses have single stranded DNA genomes whereas retroviruses have double stranded DNA genomes। अगर आपने जो एड्स का वायरस है तो उसमें आपको अगर देखा रहेगा कि जो डीएनए जीनोम्स रहते हैं तो उसमें डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है, तो आपको पता रहेगा। और जो एडिनो वायरस है उसमें डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होते हैं। और जो और रेट्रो वायरस रहता है तो पहला तो नहीं है। दूसरा देखते हैं, कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय एडिनो वायरस वेरएज एड्स इज कॉज्ड बाय और रेट्रो वायरस। तो ये पता है आपको, रेट्रो वायरस की वजह से तो ये एड्स होता है, तो सेकंड तो सही है। और जो एडिनो वायरस है आपको लगेगा कि एडिनो वायरस से कैसे कॉमन कोल्ड हो गया है, तो ये भी एक वायरस ही है। अगर आपने देखा रहेगा तो अब नॉर्मल सर्दी भी आपको लगेगा कोविड है, तो वो भी एक वायरस ही है, एडिनो वायरस ही है। और अभी तक ये भी ऐसा माना जाता है कि जो सर्दी उसका ऊपर अभी भी कोई इलाज नहीं आया है। सब भरपूर मतलब अलग अलग केमिस्ट लोगों ने अलग अलग दवाई बनाई है, पर स्पेसिफिक उसी सर्दी के लिए रहेगी वो नहीं है। वो मल्टीविटामिन टाइप जैसे ही देते हैं वायरस के रिगार्डिंग में भी।
मतलब उनको श्योर शॉट नहीं पता कि कौन से कॉज की वजह से वो सर्दी हो सकती है। ये सबसे अभी तक का काफी यूनिक है, सिंपल डिजीज है पर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो एडिनो वायरस की वजह से होती है, और ये एड्स तो रेट्रोवायरस है, आपको पता रहेगा। इवन जो कैंसर है वो भी रेट्रोवायरस से ही होता है। तो ठीक है, आंसर हो गया बी। पहला तो नहीं है, ये कंसेप्चुअल था थोड़ा सा। ठीक है, 71 देखते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड, क्यों? अभी जो वाटर है वो काफी ज्यादा सब्सटेंसेस को डिजोल्व करता है, तो क्यों करता है? बाइपोलर नेचर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हाइड्रोजन है, ऑक्साइड है हाइड्रोजन का, उसका क्या मतलब? उसकी वजह से तो कुछ नहीं हो सकता ना। हाई वैल्यू है स्पेसिफिक हीट का, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, हाई वैल्यू तो है, पर उसका डिजोल्व होने का कुछ रीजन नहीं होता। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, गुड कंडक्टर है, अच्छी बात है, हीट पास होते हैं उसमें से, पर उसकी वजह से ज्यादा सब्सटेंसेस नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ज्यादा सब्सटेंसेस डिजोल्व होते हैं, तो उसके होने से इस पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया? ए। डायपोलर नेचर है, देखिए। वाटर मॉलिक्यूल का डायपोलर नेचर मतलब क्या? आपको पता है H2O है, तो OH ऐसा है ना? और जो पोलर नेचर रहता है इसका, डायपोलर मतलब दो पोलर है इनके पास। मतलब क्या? तो जो पोलैरिटी रहती है वाटर की, तो वो ज्यादा डिजोल्व करने में मदद करती है सब्सटेंसेस के, मेजरली जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिसॉल्व करने में। तो ठीक है, पहला तो सही है। 72 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग, हाउ डू सोडियम लैम्प्स डिफर फ्रॉम एलईडी लैम्प्स? देखिए, अभी सोडियम लैम्प सबको पता रहेगा, जो भी जो पहले के पुराने पिक्चरों में आपने देखा रहेगा, जो एक लैम्प है रोड के साइड में और एक येलो लाइट देते रहता है, देखिए मैंने सड़क के नीचे पढ़ाई करके मैंने ये डिग्री ली है, वगैरह वगैरह। अमिताभ बच्चन का कोई तो मूवी था ये, पता नहीं। तो ठीक है, सोडियम लैम्प्स उसके रिगार्डिंग है, और एलईडी लैम्प तो आपको पता है, एलईडीज आ गए उसमें। तो सोडियम लैम्प प्रोड्यूसेस लाइट इन 360 डिग्रीज, क्या लगता है आपको? तो सोडियम लैम्प्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्रीज। तो आपने बल्ब देखा रहेगा, तो वो तो नहीं है। सोडियम लैम्प तो एक, वो एक एग्जाम्पल है उसका, पर वो लैम्प की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट एक बल्ब का होता है, तो बल्ब ऑलमोस्ट 360 डिग्री में देता है, और एलईडी लैम्प्स आई गेस 180 डिग्रीज का ही है। इनका पेरिफेरेंस सरकमफेरेंस इनका 180 डिग्री है, तो इसलिए पहला तो सही है। वन और थ्री, थ्री तो थ्री भी सही है। स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैम्प्स। अभी देखिए, अगर लाइफ स्पैन की बात किया जाए, तो एलईडी की ज्यादा लाइफ स्पैन रहेगी सोडियम लैम्प से। अभी इधर देखिए स्ट्रीट लाइट्स बोला है, इधर ऐसा स्ट्रीट लाइट नहीं बोला है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था कि स्ट्रीट लाइट रहेगी क्या नहीं। तो स्ट्रीट लाइट इससे कंपैरिजन किया तो ये लगेगा कि ये गलत है, पर ये सही है एक्चुअली। ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर बोला है, तो ये तो गलत है, सेकंड तो गलत है। आंसर हो गया A, C, 1 और 3, ये दोनों सही है। कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक व्हाइल एलईडी लैम्प्स अदर्स ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेज स्ट्रीट लाइटिंग, ये तो सही है। ठीक है, जो सोडियम लैंप्स में रहता है मोनोक्रोमेटिक कलर रहता है, मतलब एक ही रहता है इनके पास, एक डार्क येलो, एक ही स्पेक्ट्रम रहता है इनके पास, तो उसकी वजह से। और इसमें काफी ज्यादा वैरायटी आ सकती है एलईडी में, आपको पता है, तो 3 तो सही होना ही है। तो आंसर हो गया सी। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो गया था। अगर स्ट्रीट लाइट को अगर आपने देखा तो ये पहला आपको गलत होने के चांसेस ज्यादा लगेगा, पर थोड़ा सा सतर्क रहे। ठीक है, 73rd देखते हैं। The term H2 is talked about in the context of genes introduced in genetically modified plants, development of India's own satellite navigation system. H2, अगर इंडिया का खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम रहता तो हमें पता चलता कि उसका नाम क्या है। H2 तो नहीं रहेगा। रेडियो कॉलर फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, ठीक है, पता नहीं, हो सकता है। स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेस हो सकता है, ये तो नहीं है। जीन्स इंट्रोड्यूस्ड इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ये डिफिकल्ट है अभी। ए, सी और डी में कोई भी रह सकता है, डिफिकल्ट साइड में आंसर इसका डी। ठीक है, 74 क्वेश्चन देखते हैं। Bisphenol A, BPA, और cause of concern is structural और key component in the manufacture of the following kinds of plastics. अभी देखिए BPA एक काइंड ऑफ प्लास्टिक है, तो की कंपोनेंट है ये किसके मैन्युफैक्चर में? लो डेंसिटी पॉलीथीन का पॉलीकार्बोनेट, पॉलीइथाइल टेरेप्थलेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या लगता है आपको ये चारों में से कौन सा रहेगा? तो ये आपको लगेगा ये पॉलीइथाइलिन ज्यादा दिख रहा है, तो ये नहीं तो सी में रहेगा, आंसर बी है। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट में है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, इसको स्किप ही करना चाहिए। 75 ट्राइक्लोसन कंसिडर हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अभी किस में प्रेजेंट है ट्राइक्लोसन? फूड प्रिजर्वेटिव, फ्रूट राइटनिंग, रीयूज प्लास्टिक कंटेनर्स, टॉयलेटरीज। देखिए कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स दे रहे हैं ये, तो और ये देखिए इसके कंटेक्स्ट में रहते हैं, तो इसके कंटेक्स्ट के जो भी मेजर मेजर ऐसे ऐसे वर्ड्स है तो वो निकाल के रखिएगा, क्योंकि
हो सकता है 2023 में ये क्वेश्चन आ सके, इसके इर्द गिर्द फिर सके। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, क्या रहेगा आंसर इसका? टॉयलेटरीज, टॉयलेट्स में रहता है ये। ठीक है, 76 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स? देखिए बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, कि जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस रहता है वो लाइट ईयर्स में क्यों मेजर करते हैं? क्या रीजन दे सकता है? डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये क्या बात है, ऐसा नहीं है, बेंड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। ठीक है, क्या लगता है आपको, क्या रहेगा आंसर इसका? देखिए डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, ये क्या बात हुई, पहला तो नहीं है। और आपको पता है एक लाइट ईयर मतलब क्या? तो एक लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करी है, तो वो रहता है एक लाइट ईयर। तो ये क्यों लेते हैं? तो लाइट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट ही रहती है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते। तो जो भी हम डिस्टेंस करेंगे, समझो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डिस्टेंस मेजर किया है, ये लाइट ईयर है एक, तो ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। तो इसकी वजह से ग्रेविटी का भी कुछ असर नहीं, स्ट्रेट लाइन तो आता ही नहीं, ग्रेविटी का भी नहीं कुछ, स्टेलर बॉडीज का चेंजेस ऐसा नहीं है। तो आंसर हो गया ये, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, इसकी वजह से होता है ये। 77 देखते हैं। वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल? ठीक है, हमारा मॉडल और ब्रिटिश मॉडल से क्यों डिफरेंट है और किस बेसिस पे डिफरेंट है वो पूछा है इन्होंने। तो as regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India the power of the Parliament to legislate is limited. तो क्या लगता है आपको, ये आंसर रहेगा क्या, ये सही रहेगा क्या? तो देखिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो सुप्रीम और सॉवरेन, उसे सुप्रीम और सॉवरेन माना गया है, ये तो सही है। पर जो इंडिया में है जो पार्लियामेंट है उसे लिमिटेड पावर दिया गया है लेजिस्लेचर का, ये भी सही है, क्योंकि पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं माना गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को माना गया है, तो ये तो सही है, पहला तो सही है। इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, क्यों नहीं, रेफर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। तो आंसर क्या हो गया, सी। 78 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। N. Gopal Swamy Iyengar Committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. ठीक है, हो सकता है, नहीं हो सकता, पता नहीं। In 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of the ARC 1966 and this was placed under the Prime Minister's charge. ठीक है, कुछ आइडिया है, नहीं आइडिया स्किप कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या है पता है, बी है, पहला वाला गलत है। तो जो गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी है उन्होंने रिपोर्ट ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट ये रिपोर्ट दिया था, और ये रिपोर्ट में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है कि एक मिनिस्टर होना चाहिए और एक सेक्रेटरी होना चाहिए, तो ये काफी डिटेल में था ये, मतलब ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स था ये, तो बहुत ही डिफिकल्ट था, तो ये तो गलत हो गया, आंसर ये है। 79 क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू प्राइवेसी, देखिए सेकंड टाइम पूछा गया है ये सवाल। राइट टू प्राइवेसी किसके अंडर है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अगर अपने पिछले वीडियो देखने रहेंगे तो ये आई लिंक यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है इसके बारे में, हर एक आर्टिकल एक्सप्लेन किया है। 80th क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statements. In India, there is no law restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from three constituency. ठीक है, होल्ड पे रखते हैं, ऐसे। In 1991 Lok Sabha election, Sri Devi Lal contested from three Lok Sabha constituency. ठीक है, होल्ड पे रखते हैं। As per the existing rules, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-elections to the to the constituencies vacated by him or her in the event of him or her winning in all the constituencies. अभी देखिए इलेक्शन का काफी ज्यादा माहौल था, तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ आइडिया नहीं है तो सीधे तरह स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये डिफिकल्ट साइड में आ रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन देखिए। और स्किप भी किया रहता तो अच्छी बात है, क्योंकि ये कैंसिल ही किया है सीधी तरह। नहीं, ये पहला क्वेश्चन है, कैंसिल किया है, ये एक में वो क्वेश्चन है जो कैंसिल हुआ है। ठीक है, काफी डिफिकल्ट भी था, पता नहीं किस किस बेसिस पे, शायद ये ऑप्शन की वजह से उन्होंने कैंसिल किया रहेगा, अच्छे ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे, फिर भी ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा इसका करेक्ट क्या है। ठीक है, 81 देखते हैं। ये ऑप्शन में भी बहुत सारे आंसर के ने गलत आंसर दिया है, तो देखिए कितने गलत हो रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट टू द सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड द यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। तो हमें लग सकता है राइट है, पर ये ठीक है, इसे होल्ड पर रखते हैं।
राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। ठीक है, हो सकता है। राइट टू द सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैनॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटी। अभी हमें सबको लगेगा थ्री तो गलत ही है, आंसर ए और सी में रहेगा, तो बहुत लोगों ने सी आंसर दिया है इसका, तो जो कि गलत है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। ईच कंट्री बोला है। देखिए, एग्रीड ह्यूमन राइट यूएन हैबिटेट मॉनिटर द कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए पहला तो गलत हो रहा है। थर्ड स्टेटमेंट राइट है। सेकंड, राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक प्लेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द कंट्री। ठीक है, ये राइट तो है, सेकंड तो सही आंसर हो गया डी, 81 का डी है आंसर। आप यूपीएससी आंसर की देख सकते हो साइट पर जाके, तो उसमें आंसर यही दिया है, तो आपको लगेगा ये कैसा, ये तो ये आंसर होना चाहिए था, सी होना था, ये तो डी कैसे दे दिया। यूपीएससी को पूछ सकते हो आप। 82nd क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail। अभी जुडिशियल कस्टडी आपको पता रहेगा तो ठीक है। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। अभी देखिए, शायद ये जय भीम जो मूवी आई थी, तो उसके रिगार्डिंग था, जुडिशियल कस्टडी उन्होंने किया था, तो उसमें वो बेचारे की मौत हो जाती है, तो उसके ऊपर पूरा मूवी था। काफी अच्छी तरीके से बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना एम्पावर करता है, जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए भी, हर एक के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरी सलाह यही रहेगी, जो भी जितने भी बच्चे आप भले ही प्रिपेयर करते हो या ना हो, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो जरूर पढ़े। आपको पता होना चाहिए आपके राइट्स क्या है, आपके आपने क्या मांगना चाहिए, आपको पूरा अधिकार है, राइट टू नो भी आपके पास है, तो ठीक है। तो क्या लगता है आपको? ये देखिए, सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। ये क्या बात हुई? तो ये अजीब स्टेटमेंट है कि पुलिस स्टेशन में लॉकअप करते हैं और जेल में नहीं, मतलब इन एक्चुअली देखा जाए तो पुलिस स्टेशन में ही जेल होता है, पर ये बोल रहे पुलिस जेल में नहीं रहता है, पर ये पहला तो गलत हो गया। तो ये लॉकअप हो जाता है सीधा जेल में, पुलिस स्टेशन के अलग से कुछ, ऐसा कैसा स्टेटमेंट है, मतलब सिर घुमाने वाला स्टेटमेंट है ये। तो ये वियर्डनेस ज्यादा है, इसलिए मैं पहला तो गलत मानूंगा ये। तो अभी सेकंड या फिर डी, तो इसमें रिस्क उठा सकते हैं। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। ये तो सही है। आपने अगर मूवी देखा रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी सस्पेक्ट के रिगार्डिंग जो भी इंटरोगेशन रहेगा, तो वो कोर्ट के अप्रूवल के बगैर नहीं कर सकते पुलिस, जो भी इंचार्ज रहेगा केस का। तो सेकंड तो सही है, आंसर हो गया बी। 83rd देखते क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right। अभी देखिए, parole पता रहेगा तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर सकते हो क्वेश्चन। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन parole रूल्स। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो सेकंड स्टेटमेंट चांसेस है कि राइट होने के, तो बी और सी में आंसर रहेगा। तो आप रिस्क उठा सकते हैं बी और सी में, आंसर हो गया बी, पहला तो गलत है। 84 क्वेश्चन देखते हैं। As the national level, at the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of Scheduled Tribes and Other Forest Dwellers Act, Forest Rights Act in short, 2006 का? तो नोडल एजेंसी कौन सी है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे? ये है, ये है, ये है, ये है, कौन सा है? ये है ट्राइबल अफेयर्स। क्या लगता है आपको? तो ट्राइबल अफेयर्स ही है। आपको लगेगा एनवायरमेंट रहेगा, फॉरेस्ट फॉरेस्ट रहेगा, तो फॉरेस्ट ही रहेगा, इसलिए इन्होंने देखिए कितने चालाकी से फॉरेस्ट पहला दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आपको लगेगा यही पहला आंसर है, पर नहीं, पंचायत राज भी लग सकता है आपको, इवन रूरल डेवलपमेंट भी लग सकता है। देखिए कितने क्लोज ऑप्शंस दिए, आंसर इधर है, देखिए छुप के बैठा है इधर। 84 डी है। 85 देखते हैं। लेजिस्लेशन विच कॉन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India। कुछ समझा नहीं रहेगा टेंशन मत लीजिए, इसमें के कीवर्ड्स ढूंढने हैं हमें। अभी देखिए, ये देखिए, अनकंट्रोल्ड, अनगाइडेड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ।
अभी लॉ के अंडर आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर आ गई, तो ये किसका वायलेशन हो सकता है? इक्वालिटी नहीं रह सकता है, नहीं। 28 तो रिलीजियस आना है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का सवाल ही नहीं आता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी नहीं आता। ये नहीं, ये नहीं, आंसर हो गया ये। लॉ के ऊपर है, उसमें इक्वालिटी की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर दे रहे हैं आप। ये आंसर हो गया। टेंशन नहीं लेने का। जितना कॉम्प्लिकेशंस लगेगा उतना थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करने का। कुछ तो गड़बड़ है, दया करके हम घुसना चाहिए इसमें। ठीक है, 86 देखते हैं। Which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character? Federal nature किसको बोला जाता है? इन शॉर्ट बोला है इन्होंने। तो फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ। ठीक है, यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल बॉडीज। ठीक है, रीजनल यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफगार्ड। अभी देखिए, फेडरल नेचर किसका रह सकता है? आप आपने अगर यूनिटरी और फेडरल पढ़ा रहेगा सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें से कौन सा आंसर है। क्या लगता है आपको, क्या रहेगा आंसर इसमें? देखिए, एक होता है इंडिपेंडेंस, एक होता है इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी तो है ही, उसके साथ साथ हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो आता है फेडरल कैरेक्टर में। ठीक है, अलग अलग है, यूनिटरी नहीं है। इंटीग्रेटेड यूनिटरी फीचर है, तो इसलिए पहला आंसर हो गया। बाकी जो भी है वो यूनिटरी फीचर है। देखिए, फेडरल कैरेक्टर में नहीं आते वो एसेंशियल, और ये इसमें बोला एसेंशियल फीचर क्या है, तो ये है। तो 87 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट? स्टेट को कौन बेस्ट डिफाइन करते हैं? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। नीचे से आते हैं। A society permanently living in a definite territory with a central authority, an executive responsible to the central authority, and an independent judiciary. तो क्या लगता है आपको, ये भी हो सकता है? नहीं, ऑप्शंस इतने क्लोज देंगे कि आपको लगेगा हर एक ऑप्शन सही है, पर नहीं है। सोसाइटी परमानेंट लिविंग वाला नहीं है। अ नंबर ऑफ पर्संस who have been living indefinitely for a long time with their culture tradition, इसको स्टेट बोलेंगे? नहीं, ये दोनों में रहेगा आंसर। A politically organized people of a definite territory possessing an authority to govern them, maintain law order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance। तो ये आपको लगेगा ये हो सकता है, फिर भी हम इसे होल्ड कर रखेंगे। चांसेस ज्यादा इसके राइट होने के नहीं, ऐसा लगेगा आपको। देखते ए देखते। A community of persons permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government। देखिए, ये दोनों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, और बहुत लोगों ने बी आंसर मार्क किया है। तो क्या लगता है आपको, आंसर क्या रहेगा? बहुत लोगों को बी लगा रहेगा। नहीं, आंसर ए। देखिए, इसमें क्या बोला है? पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल है, ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी। एक अथॉरिटी रहती है उनको गवर्न करने के लिए। तो ऐसा डेफिनेशन स्टेट का नहीं रहेगा इसमें। देखिए, पोजेसिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, फर्क पड़ता है। ठीक है, फर्क पड़ता है। 88 क्वेश्चन देखते हैं। डिफिकल्ट साइड में था मैं कहूंगा। 88 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन जुडिशियरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Any retired judge of the Supreme Court of India can be pulled back to the seat and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India। क्या लगता है आपको? तो कोई भी जो रिटायर्ड जज रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, उसे बुलाया जा सकता है एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। किसके द्वारा? चीफ जस्टिस द्वारा। किसकी परमिशन से? प्रेसिडेंट की परमिशन से। तो चांसेस ज्यादा राइट होने के है इसमें। ठीक है, सेकंड देखते हैं। अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। तो क्या लगता है आपको? तो इस पर भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी कि हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। अभी कुछ कुछ को लग रहा था कि जैसा सुप्रीम कोर्ट करता है वैसा ही हाई कोर्ट करेगा, ऐसा लग सकता है। पर ये ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो सही लग रहा है, पर आंसर इसे गलत माना गया है यूपीएससी ने। ये थोड़ा डिफिकल्ट था पचाने के लिए कि ये गलत माना है। सेकंड गलत हो रहा है, आंसर ए है इसका आंसर। देखिए, ये भी गलत हो गया। कितने क्वेश्चन गलत हो गए आप काउंट कीजिएगा। 89 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। बस सही था। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। क्या लगता है? ठीक है, होल्ड कर रखते हैं। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तीसरा गलत, सी और डी गलत। ए और बी में आंसर है, ये दोनों में आंसर है। क्या लगता है? जो हेड ऑफ स्टेट रहता है
मतलब क्या, कौन हो गया ये? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट सिर्फ बर्थ से ही बन सकते हैं क्या आप? तो ऐसा नहीं है, बाय बर्थ भी रह सकता है और बाय नेचुरलाइजेशन भी हो सकता है। तो आर्टिकल 58 ये कहता है, तो हेड ऑफ स्टेट वो भी बन सकते हैं। ओनली लिखा है बाय बर्थ ओनली, तो सेकंड गलत हो गया, आंसर हो गया ए। ठीक है, 90th क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी? ये बेस्ट सेफगार्ड किस लिबर्टी का क्या हो सकता है? कमिटेड जुडिशियरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। लिबर्टी बोला है, फ्रीडम काइंड ऑफ। जुडिशियरी रहेगा, क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या रहना चाहिए? गट फीलिंग आपका पता है मुझे क्या कितना रहेगा, कि ये आंसर डी होना चाहिए। पावर्स के रिगार्डिंग है, लिबर्टी की बात की है, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स ही बेस्ट सेफगार्ड रहेगा। क्योंकि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट रहेगी तो लिबर्टी का क्या रोल नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इलेक्टेड है, अच्छी बात है। सेंट्रलाइजेशन पावर्स तो और डिफिकल्टी हो जाएगी। कमिटेड जुडिशरी भी अच्छी बात है, पर लिबर्टी मेजरली तो ये बेस्ट सेफगार्ड रहेगा। ठीक है, 91 क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, अभी ये क्या वायलेट करता है? इक्वालिटी, डीपीएसपी, फ्रीडम, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। क्या लगता है आपको, ज्यादा वेल्थ कॉन्सेंट्रेट करने से क्या वायलेट हो सकता है? आंसर है डीपीएसपी। तो उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39, तो उसमें लिखा गया है द स्टेट शल अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स अमंग अदर्स, तो इसकी वजह से ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ डीपीएसपी में आता है। 92 देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? फंडामेंटल राइट में क्लियर कट दिया है, अब ये भी डिफिकल्ट था। लीगल राइट है, ठीक है, दोनों तो सही है, फंडामेंटल राइट नहीं है। नाइदर फंडामेंटल नॉट लीगल है, तो ए और बी में आंसर है। लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, नहीं। लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, क्या लगता है आपको, दोनों में रहेगा? तो आंसर है 92 का बी, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, सिर्फ सिटीजन ओनली का नहीं आता। 93rd क्वेश्चन देखते हैं। 93rd क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? अभी डेट क्यों दिया रहेगा? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पूछ रहे हैं, तो डेट क्यों दिया रहेगा? इधर ही क्लिक होना चाहिए, डेट क्यों दिया। अगर वैसा रहता तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल देखा जाए तो ये रहेगा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये तो रहना चाहिए, अभी तो है। अभी है, देखिए यही तो ट्रैप है इधर। 26 जनवरी दिया है 1950, मतलब तब क्या रहेगा, मतलब ये दो कौन सी तो दो वर्ड ऐड किए थे हमने बाद में, तो उसकी वजह से ये अभी देखिए आपको पता है। तो 70s में कुछ तो ऐड किए थे हमने वर्ड्स, तो वो कौन से वर्ड्स थे, क्या लगता है आपको? 42nd अमेंडमेंट 1976 में हमने ऐड किए थे, तो वो थे सोशलिस्ट और सेक्युलर। सोशलिस्ट सेक्युलर, सोशलिस्ट सेक्युलर, आंसर हो गया बी। 94 क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस, देखिए सेकंड सेकंड टाइम पूछा गया है सवाल, इसका मतलब क्या है? अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। लिमिटेड है, लिमिटेड है, आंसर हो गया डी, लिमिटेड गवर्नमेंट है। आपको पिछले वीडियो में बताया था, 2020 के वीडियो में मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। वैसे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है वैसे अंदर डाले, एक तो मनी मल्टीप्लायर का था और एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का था, और दो तीन क्वेश्चन भी है इनडायरेक्टली उसी से उठाए। तो देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 5 to 10 क्वेश्चन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, 95th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी हो कुई पर्टेन टू, अभी ये क्या है? पढ़ा रहेगा तो ठीक, नहीं तो भूल जाइए, स्किप कर सकते हो आप। क्या लगता है आपको, क्या रहेगा इसमें? डांस, म्यूजिकल, प्री हिस्टोरिक, के पेंटिंग, ट्राइबल लैंग्वेज। आंसर है ट्राइबल लैंग्वेज। आपको अगर हो पता रहेगा, वो थोड़ा सा आपको याद रहेगा, कल्चर में वगैरह पढ़ा रहेगा, तो ये ट्राइबल लैंग्वेज है। ठीक है, 96 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स। अभी ये सुन के बहुत बच्चे लोगों ने तो स्किप ही कर दिया क्वेश्चन, वैसे देखेंगे हम। पहले थोड़ा सा डील करना सीखिए। अगर हर बॉल आप स्किप करने का सोचोगे तो सीधा बोल्ड हो जाओगे। कुछ कुछ को फेस करना पड़ेगा, कुछ कुछ को प्लेस कीजिए, सिक्स मारने की जरूरत नहीं है हर एक बॉल में। जो भी डिफिकल्ट बॉल आ रहे, बाउंसर आ रहे हैं, उसे हुक करना चाहिए। ठीक है, तो पहला है भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या लगता है आपको, ये टाइटल्स है 18(1) आर्टिकल में? टाइटल्स बोला है, ये टाइटल्स दिए क्या 18(1) में? तो नहीं, पहला तो नहीं है, आंसर हो गया बी। ऐसा मत कीजिए, देखिए करेक्ट नॉट करेक्ट पूछा है, पहला तो नहीं है, मतलब ये आंसर में रहना चाहिए, मतलब ए, सी और डी में आंसर रहेगा। पद्मा अवार्ड विच वर इंस्टीट्यूट इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। अभी देखिए सेकंड देखिए, एक बार ही सस्पेंड किया जा सकता है क्या? हो सकता है, अभी कोविड में भी सस्पेंड किए गए थे।
तो इसलिए आंसर ये भी गलत है, तो 1 2 तो होना चाहिए, मतलब ए और डी में आंसर है। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन पर्टिकुलर ईयर, ये भी गलत लग रहा है मुझे तो आंसर क्या हो गया, डी 1 2 3 नॉट करेक्ट पूछा है देखिए। इसलिए इन्होंने देखिए कितना, ये जो सेट था 96 क्वेश्चन, मतलब तब तक आपकी एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई रहेगी। हाँ ठीक है, ये गलत है, आंसर सीधा आ गया रहेगा। फिर बाद में आपने देखा रहेगा कि नॉट करेक्ट है। बहुत बच्चों का यही हुआ था। ठीक है। और जो आर्टिकल 18 है वो प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स है, समझ रहे हो आप। टाइटल्स दिए ले नहीं है, यूज नहीं कर सकते, और इसे टाइटल भी नहीं माना जाता। ठीक है। 97 देखते। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोला है। इसलिए मैं कभी भी देखो, आपने ये थोड़ा सा ऊपर पढ़ा और सीधा इस पर देखना चाहिए क्या पूछा है, करेक्ट है इनकरेक्ट है, ये आदत ही डाल लीजिए आप। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड and the Arbor Day Foundation have recently recognized Hyderabad as the 2023 city of the world. ठीक है, पता नहीं, हो सकता है। Hyderabad was selected for the recognition for a year following its commitment to grow and maintain the urban forest. सेकंड स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, क्या लगता है आपको? तो सेकंड स्टेटमेंट तो चांसेस ज्यादा सही होने के, तो सेकंड इज करेक्ट, ये नॉट करेक्ट गया। एक्सप्लेनेशन है कि नहीं पता नहीं अभी, ये और भी बाद में देखेंगे। पर सी तो सही है, पहला स्टेटमेंट राइट है नहीं वो देखेंगे हम अभी। यूएनसीडीएफ एंड आर्बर डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद, नहीं पता। तो आपको बस ये तीनों में आंसर रह सकता है, तो स्किप कर सकते हो क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट साइड में जा रहा है। आंसर है इसका डी, पहला नहीं है दूसरा सही है। तो ये इसका आंसर क्या है, अर्बर डे फाउंडेशन तो है, यूएनसीडीएफ नहीं है, ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ ने किया है। ठीक है, 98 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड विच वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2000। अभी ये कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं ताकि आपका जो माइंडसेट है वो पूरी तरह से हिल जाए और आप काफी ज्यादा पैनिक मोड में चले जाओगे। अभी देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप अगर आपने सेकंड राउंड के लिए कोशिश किया, तो यही क्वेश्चन आपको बार बार घूमेगा कि कितना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट कैसे पूछा, ये तो आता नहीं मुझे। तो इसकी वजह से आपका जो भी आप सॉल्व करते रहोगे दूसरे राउंड में क्वेश्चन, तो ज्यादातर आप गलत करोगे जो आने वाले क्वेश्चन है वो भी। ठीक है। तो देखते हैं, अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स वाज द फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड, पता नहीं। द अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय फार्मूला 1 प्लेयर्स सो फार, पता नहीं। रॉजर फेडरर रिसीव्ड दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर्ड टू अदर, भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, स्किप कर सकते हैं ये क्वेश्चन। देखिए स्किप करना सीखना चाहिए, और स्किप करने में कोई बुराई भी नहीं है। कुछ भी आइडिया नहीं, कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते, डिफिकल्ट जा रहा है एलिमिनेशन में, सीधी तरह स्किप कर दीजिएगा। स्किप भी एक आर्ट है। ठीक है। इसका आंसर है, अभी देखिए काफी लोगों ने बोला कि जो अवार्ड है वो ज्यादातर फार्मूला 1 प्लेयर्स ने बोला है, तो उसे गलत करते हुए काफी लोगों ने आंसर निकाला है। पर मैं तो कहूंगा स्किप करने जैसे क्वेश्चन था, सेकंड तो आंसर नहीं है, सी आंसर है। 99 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 32nd समर ओलंपिक्स। तो समर ओलंपिक्स के रिगार्डिंग देखिए, स्पोर्ट्स सेक्शन में भी पूछने लगे। पहले तो लग रहा था कि हाँ स्पोर्ट्स सेक्शन तो नहीं पूछते, वो पढ़ना भी नहीं है। अभी आपको लगेगा स्पोर्ट्स सेक्शन ही पढ़ना चाहिए क्योंकि 3 4 क्वेश्चन आए एक साल में। अगर आप स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ोगे, अभी देखिए 32nd समर ओलंपिक्स, ये ऐसे न्यूज आप कितने याद रखोगे? स्पोर्ट्स सेक्शन में हर दिन कुछ ना कुछ तो नया होते रहता है, और ये 365 डेज का आप कितना याद रखोगे उसमें से भी। तो इसलिए ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्ट करने के काम है ये। आपको मेन मेन जो काम है उससे डिफ्लेक्ट करने का काम है ये। तो इतना ज्यादा फोकस मत कीजिएगा स्पोर्ट्स पर। थोड़ा बहुत आप अपडेट रख सकते हो मेजर मेजर इवेंट्स जैसे ओलंपिक्स हो गए, और जो जो मेन मेन अवार्ड्स रहते हैं स्पोर्ट्स के, उस पर आप। अभी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे पूछे हैं, वो देखेंगे हम बाद में, पहले ये देखते क्वेश्चन। द ऑफिशियल मोटो फॉर दिस ओलंपिक इज अ न्यू वर्ल्ड, पता नहीं। द स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक्स, पता नहीं। तो क्या लगता है उसका आंसर? स्किप कर सकते हो, डिफिकल्ट है। 99 का क्या लग रहा है? तो आपको लगेगा बी तो थोड़ा सही है, तो बी और सी में आंसर रहेगा। न्यू वर्ल्ड पता नहीं, हो सकता है, तो आंसर है बी। ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हो, इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है मार्क करने में। 100 क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, सेंचुरी मारेंगे अभी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। द फाइनलिस्ट वर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वन। अभी देखिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आपने अगर पढ़ा रहेगा, मतलब मालूमात रहेगी कि कैसे होती है, तो फाइनलिस्ट कैसे डिसाइड करते हैं तो आपको पता है। तो ये ऐसा तो नहीं रहता है, फाइनलिस्ट इस पर तो डिसाइड नहीं करते कि कितने मैचेस वो जीते। तो वो किस पर डिसाइड होते हैं, तो पॉइंट्स कितने अर्न किए उस पर रहता है, जैसे एनआरआर, नेट रन रेट रहता है ना।
तो वो उसके ऊपर ही मैचेस का सिलेक्शन होता है। तो पहला तो नहीं है, सॉरी ये तो रहेगा ये, और सी गया, बी और डी में देखते हैं। न्यूजीलैंड वॉज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वॉन मोर मैचेस देन इंग्लैंड, ये पता नहीं है अभी। अभी ए और डी में आप मार्क कर सकते हैं, आंसर है डी। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।